हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एडीओ का एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग घटना चक्र का जो बीपीएससी पूर्वालोकन आया था 2026 का एडिशन, उससे आज हम लोग इकोनॉमी ख़त्म करेंगे जो पीवाईक्यू के रूप में होगा। और सिर्फ हम लोग पीवाईक्यू नहीं करेंगे, साथ ही उसका विस्तृत व्याख्या भी करेंगे जो अर्थशास्त्र का है, इकोनॉमिक का है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया है कि ये जो जो जितना भी इकोनॉमी का बुक में क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन को मैंने जेमिनी में डाला और जेमिनी की मदद से मैंने ये सारे क्वेश्चन को विस्तृत, जिसमें उसमें क्या होता है ना, व्याख्या को गद्य के रूप में लिखा था, पर मैंने इसे पॉइंट वाइज के रूप में लिखा जिसको पढ़ने में आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने 2 बार मिलाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लगभग में 250 पेज के आसपास है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप टॉपिक से। कौन सा टॉपिक है? भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप का टॉपिक है, जिसमें टोटल 14 क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, उत्पत्ति के नियम के बारे में कथनों पे विचार कीजिए। आपको बताना है उत्पत्ति के नियम के बारे में बताना है। सबसे पहला, उत्पत्ति का नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति का जो नियम होता है, किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति का नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लगेंगे। सही बात है, ये उत्पत्ति का जो नियम है यही मदद करता है कि कस्टम एजेंसियों को कौन से उत्पाद में कौन सा नियम लगेगा और कौन सा शुल्क लागू होगा, या इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही, इसका उपयोग हम लोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए करते हैं। उनका महत्व इस तथ्य पे प्रमाणित होता है कि कई मामलों के कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। चलिए, ये कब पूछा गया था? ये आपका 2023 का 69 बीपीएससी का ये क्वेश्चन था। इसका डी होगा, सभी कथन इसका सही है उत्पत्ति के नियम के बारे में। आइए इसकी व्याख्या देखें। उत्पत्ति का नियम रूल ऑफ ओरिजिन किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने का मानदंड है। यह नियम कस्टम एजेंसियों के शुल्क और नियम के पालन तय करने में सहायता करता है। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी, ट्रेड स्टैटिक और आयात के स्रोतों पर निर्धारण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, भारत को 2024-25 में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर कितनी होनी चाहिए? अगर हमें 2024-25 में 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनना था तो कितना हम लोग का विकास दर होना चाहिए था? तो 8%। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए 8% की जीडीपी दर की आवश्यकता बताई गई थी। ये आपका 2020 का क्वेश्चन है। कोविड-19 के महामारी के लक्ष्य के तहत संभवतः 26-27 तक यह हासिल होने का अनुमान था। आईएमएफ का आकलन था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे 8% माना था। अगला क्वेश्चन, भारत को एक अल्पकालिक देश कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। ये उसकी डैश के कारण, इसको किसके कारण कहते हैं? तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण। यहाँ पे तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, कृषि पे अधिक निर्भरता के कारण और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण कहते हैं। आइए देखिए क्या कहता है। तीव्र औद्योगिक वृद्धि, कृषि पर निर्भरता और धीमी औद्योगिक उन्नति विकासशील और अल्प विकसित देशों की विशेषताएं हैं। क्या क्या है? यहाँ पे तीव्र जनसंख्या वृद्धि होगा, कृषि पर निर्भरता होगा और धीमी औद्योगिक उन्नति विकासशील अर्थव्यवस्था की है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, तकनीकी रूप से भारत एक विकासशील है ना कि अल्प विकसित। तकनीकी रूप से भारत क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है। भारत ने 1968 में अल्प विकसित देशों के समूह के गठन की सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब आता है ये आपका 40वीं बीपीएससी 1995 का क्वेश्चन, इसलिए इतना बेकार है। भारत के आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा, मुख्यतः किसके कारण? भारत में जो आर्थिक विकास है ये अवरुद्ध रहा। क्यों रहा? क्योंकि अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण। बिल्कुल सही है। अनियमित औद्योगिकी के कारण, ये भी बिल्कुल सही। यहाँ पे औद्योगिकरण नियमित नहीं हो सका। और पाश्चात्य सामाजिक की अभिवृद्धि के कारण, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सबका सब आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक विकास बाधित होने का मुख्य कारण अकुशल कृषि व्यवस्था और अनियमित औद्योगिकरण है। फिर आता है पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति, वेस्टर्न सोशल एटीट्यूड भी विकास की बाधक मानी गई है। ये सभी कारक मिलकर आर्थिक प्रगति को धीमा करते हैं।
फिर आता है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाए? तो भारत एक श्रम आधारित वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे श्रम अधिके वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को श्रम अधिके वाली अर्थव्यवस्था, लेबर सरप्लस इकोनॉमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मुख्य कारण है भारत की जनसंख्या की अधिकता, जिसमें श्रम सस्ता और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। फिर आता है आपका विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है? अगर जो नवीनतम है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी बदल गई है। दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से 4 बड़ी अर्थव्यवस्था कौन कौन है? अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान। कभी कभी लोग जापान को आगे पीछे रहते हैं। यह रैंकिंग विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित है। किस बजट में वित्त मंत्री उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया है? किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली की घोषणा किया था? किसमें किया था? ये किया था यूनियन बजट 92-93 में किया था। कब किया था? 92-93 में किया था। उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली लेजर की घोषणा यूनियन बजट 92-93 में की गई थी। यह घोषणा तत्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? मनमोहन सिंह के द्वारा। इसका उद्देश्य विदेशी विनिमय दर को बाजार आधारित बनाना था। फिर आता 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, ये सभी लक्ष्य थे। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। 1991 की नई आर्थिक नीति एलपीजी मॉडल में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा गया था। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना, लाइसेंस राज को समाप्त करना था। निम्नलिखित किस क्षेत्र में वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो हमें सेवाएं क्षेत्रों में सबसे अधिक लाभ हुआ है। किसमें हुआ? सेवाएं क्षेत्रों में। भारत में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का सर्वाधिक लाभ सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर को प्राप्त हुआ। वैश्वीकरण के विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण और परस्पर संबंध है। यद्यपि सभी क्षेत्रों में लाभान्वित हुए, परंतु कृषि उद्योगों की तुलना में सेवा क्षेत्र में वृद्धि सबसे तेज रही है। फिर आता है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव को कहते। किसे कहते हैं? पीवी नरसिम्हा राव को कहते हैं। पीवी नरसिम्हा राव बिहार के आर्थिक सुधारों का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का अग्रदूत कहा जाता है। नई आर्थिक नीति एलपीजी जुलाई 1991 में राव मनमोहन मॉडल के तहत लागू हुई थी। फिर आता है आपका कौन सा आर्थिक अवसंरचना नहीं आता है? कौन से आर्थिक अवसंरचना में नहीं आता है? तो शिक्षा का स्वास्थ्य नहीं आएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सामाजिक अवसंरचना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, ना कि आर्थिक अवसंरचना में सड़क, बिजली, ऊर्जा, परिवहन और दूरसंचार शामिल है। सामाजिक अधिसंरचना का संबंध मानवीय कौशल के विकास से है। फिर आता है आपका सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो तार दूरसंचार को नहीं करते, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को करते हैं। तार संचार आर्थिक या भौतिक अवसंरचना में गिना जाता है। सामाजिक अधिसंरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बीमा शामिल होते हैं। आर्थिक अधिसंरचना को उत्पादन प्रक्रिया सीधा उपयोग देती है, जबकि सामाजिक अधिसंरचना में मानव संसाधनों को बेहतर बनाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र से क्या अभिप्राय? भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्योग को सरकारी या निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व होना चाहिए। संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर का अर्थ किसी उद्योग के में सरकार के निजी दोनों क्षेत्रों के सम्मिलित स्वामित्व देना होना है। इसमें सरकारी उपकरणों के कुछ शेयर निजी क्षेत्रों को दिए जाते हैं, जिसका उद्देश्य बेहतर प्रबंधन और तकनीकी प्राप्त करना है। फिर आता है आपका अगला टॉपिक हम लोग का होगा राष्ट्रीय आय। क्या टॉपिक होगा? राष्ट्रीय आय। चलिए शुरू करते हैं। कितना क्वेश्चन था? ये हुआ 13 को। राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्थान जारी करता है? तो इसमें से नहीं। चलिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का कार्यालय एनएसओ राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके एनएसओ का गठन किया गया। पहले यह कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करता था। फिर आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो क्या लिखा? भारत में पूर्व में केंद्रीय गणना क्या लिखा है? पूर्व में गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा की जाती थी। 2019 के बाद यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा किया जाता है। वर्तमान के संदर्भ में एनएसओ सही उत्तर होगा।
भारत में राष्ट्रीय आय संगणकों का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो आय संगणकों का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। प्रश्न में सीएसओ है। वर्तमान में यह कार्यालय एनएसओ नेशनल स्टैटिक ऑफिसर करता है। सीएसओ की स्थापना मई 1951 में की गई थी। फिर आता भारत में आय की गणना की एक समस्या क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की एक समस्या क्या है? तो वो है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख बाधा है। असंगठित क्षेत्र के उत्पादन में राष्ट्रीय आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते और यह मौद्रिक आय के मापन में आवश्यक होती है। इसमें राष्ट्रीय आय के सही आकलन में कठिनाई होती है। फिर आता है भारत में उन्नति सार्वजनिक रही है। कैसे रही है? कुल राष्ट्र उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में भारत में उन्नति जो है संतोषजनक रही, क्योंकि कुल राष्ट्र उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में ये कह सकते हैं भारत की उन्नति तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद टोटल नेशनल प्रोडक्ट में बढ़ोतरी के संबंध में संतोषजनक रही है। 1980 के बाद राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर बेहतर मानी जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना से अब तक सर्वाधिक 8% का वार्षिक वृद्धि दर्ज किए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय आय का स्रोत क्या है? तो उद्योग है। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो उद्योग होता है राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार दिए गए उद्योग सबसे बड़ा स्रोत है, जो वास्तव में सेवा क्षेत्र टेरिटरीज है। 2024-25 के अनुमानों के अनुसार जीबीए की हिस्सेदारी में सेवा 55%, उद्योग 25% और कृषि 19% है। फिर आता है आर्थिक विकास में सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय की वास्तविक आय में वृद्धि से। कैसे करते हैं? प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि से। देखिए, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम माप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटल रियल इनकम से वृद्धि है। यह सूचकांक राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति की उपलब्धता को दर्शाता है, जो जीवन स्तर को बेहतर संकेतक है। केवल राष्ट्रीय आय बढ़ना जनसंख्या वृद्धि को समायोजित नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर तो ये जीडीपी से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का संबंध जीडीपी की राष्ट्रीय आय से है। यह शब्द का उपयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर राजकृष्णन ने 1978 में किया था। 1950 से 80 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि दर लगभग 3.5% हो रहती थी। भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्यों का नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो वो आपका है किसमें है? तो बिहार का। सबसे कम तो बिहार का न्यूनतम है ना प्रति व्यक्ति आय। वर्तमान मूल्यों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार प्रतिवर्ष 23-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय चालू कीमत में 60,337 रुपये है। फिर आता है 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2% से घटकर 18-19 में कितने प्रतिशत हो गई है? तो वो 6.8% कितना हो गया है? 6.8% हो गया है। प्रश्नकाल में 18-19 से विकास दर 6.8% है। अद्यतन अनुमान 2025 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर आपका 6.5% का अनुमान है। फिर आता है हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम में बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितना सीमा बढ़ा दिया गया है? तो ये तो 100% हो गया। 24-25 वही केंद्रीय बजट 25-26 में से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। सुधार बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने भारी उद्योगों और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार ने भारी उद्योगों और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय के लघु रत्न श्रेणी 1 के अधिकतम कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई है? कितनी सहायता दी गई है? तो 500 करोड़ रुपए। मिनी रत्न श्रेणी 1 के कंपनियों को 500 करोड़ रुपए तक की निवेश की सहायता होती है। मिनी रत्न का दर्जा पाने के में लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा कमाना आवश्यक है। अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। फिर आता है किस देश में प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है? तो कहाँ से होती है? राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। प्रति व्यक्ति आय पीसीआई की गणना राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों का प्रयोग करती है। सूत्र प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या होती है। यह देश में औसत नागरिक आय को दर्शाता है। फिर आता है साधन लागत पर एनएनपी किसके बराबर होगा? साधन लागत पे एनएनपी तो ये राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल धन आय मजदूरी प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ का योग होता है। इसे शुद्ध घरेलू साधन आय या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय में शामिल करते हैं। अब आइए अगला टॉपिक है कृषि से संबंधित क्षेत्र।
दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब। इसमें आपके लिए हम लोग आपका मदद करने के लिए जो बीपीएससी पूर्वावलोकन का आप जो बुक अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस सारा बुक का जितना एमसीक्यू का, इसको हम लोगों ने टेलीग्राम में बदल दिया है एमसीक्यू और बोट के माध्यम से। बोट एक तरह का ये एक टूल है जिसकी मदद से आप सभी क्वेश्चन को एक एक करके आप ऑटोमेटिक रूप से आप रिवीजन कर सकते हैं और जितना बार चाहे उतना बार रिवीजन कर सकते हैं। जिसमें आपको करना क्या होगा, ये आपको जो कोर्स है इसमें आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज फुल बुक मिलेगा। एग्जाम रिलेटेड आपको डिटेल व्याख्या मिलेगी और ओरिजिनल बुक का ये जो आप बुक है इसका आपका ओरिजिनल पीडीएफ और हम लोग जो भी वीडियो कर रहे हैं उसका ओरिजिनल उसका वीडियो पीडीएफ सब आपको मिलेगा इस ग्रुप में। आपका प्राइस तो 99 रुपये है, पर अगर आप पहले 50 छात्रों में रहते हैं तो ये आपको 49 रुपये में मिलेगा। ये आप यकीन मानिए, बस ये आखिरी ही चल रहा है, इसके बाद ये प्राइस इसका बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम का, वहाँ जाके आप मुझसे इसके बारे में आपको और डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगला टॉपिक हमारा है कृषि से संबंधित क्षेत्र। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधान भारतीय कृषि के सुधार के लिए प्रदान किया गया था। आपको बताना है कि कौन सा समाधान जो भारतीय कृषि के लिए आया था। तो किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण करना। किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण भारतीय कृषि में सुधार का एक प्रमुख उपाय था। छोटी और खंडित जोत और मशीनीकरण का अभाव कृषि की समस्याओं के सुधार नहीं है और सुधार के लिए चकबंदी, बड़ी जोत और मशीनीकरण आवश्यक है। फिर आता आपका भारत में कृषि वर्ष। भारत में कृषि वर्ष की अवधि कितनी है, तो 1 जुलाई से 30 जून होती है। भारत में कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर या फसली वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। या वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च से अलग है। फसल वर्ष का निर्धारण मुख्यतः जलवायु और मानसून चक्र पर आधारित होता है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है। भारत में जो सीमांत जोत का कृषि भूमि जोत का आकार कितना है, तो वो मात्र 1 हेक्टेयर से भी कम है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जोत को सीमांत जोत कहा जाता है। छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर है, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर है और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से उससे अधिक का है। फिर आता है आपका कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। जो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया प्रणाली क्या है, तो आपका देखिए यहाँ पे सब है। भारत सरकार ने कृषि विपणन में सुधार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और बफर स्टॉक जैसे उपाय अपनाए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और खाद्यान्न सुरक्षा और विपणन का एक अंग है। ये नीतियाँ फसलों के उचित मूल्यों को दिलाने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। तकनीकी रूप से कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी केवल सिफारिश करता है, निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति करती है। ठीक है, सीएसीपी की स्थापना 1965 में हुई थी, जब इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था। वर्तमान में 22 फसलों पे एमएसपी और गन्ना पर एफआरपी की सिफारिश करता है। वार्षिक पीएलएफ 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष 2021-22 में शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में श्रम भागीदारी दर अधिक वृद्धि हुई है। ये बात बिल्कुल सही है। पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार ग्रामीण महिलाओं में श्रम बल की भागीदारी 27.2% से बढ़कर 35.5% हो गई है। शहरी महिलाओं की भागीदारी 18.8% से बढ़कर केवल 22.3% हुई। या ग्रामीण वृद्धि आवश्यक है। कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी कम नहीं हुई, बल्कि 17-18 में 57% से बढ़ाकर 23-24 में 64% हो गई है। किस वर्ष कृषि से संबंधित क्षेत्रों में वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक थी, तो 2-3 में थी। वर्ष 2002-3 के दौरान भीषण सूखे के कारण कृषि वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। कब रही थी, 2002 से 2003 में। अद्यतन आंकड़े 24-25 के अनुमानित के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 4.6% रही। वही 23-24 में ये 2.7% थी। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का प्रक्षेप अंश कितना है, तो कितना है, ये आपका 2025 के अनुमानित में जीबीए में कृषि की हिस्सेदारी 18.4% है। कृषि का योगदान विकास के साथ साथ प्रतिवर्ष घटता, लेकिन प्रति उत्पादन मात्रा बढ़ता है। फिर आता भारत में कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति में कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया, तो श्रम शक्ति में
2011 की जनगणना के अनुसार 54.6% लोग कामगार कृषि से जुड़े हुए थे। वही आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार भारत में कुल कार्यबल का वर्कफोर्स का 45% से अधिक लोग कृषि में कार्यरत है। भारत में लगभग में 56.5 करोड़ लोग कार्यबल का अनुमानित है। भारत में खाद्य प्रबंधन के निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? खाद्यान्नों का वितरण करना, खाद्यान्नों की खरीद करना, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को रख रखाव करना, पर खाद्यान्नों का निर्यात करना हमारे कोई नीति नहीं है। खाद्यान्नों का निर्यात भारत सरकार के खाद्य प्रबंधन फूड मैनेजमेंट का कोई मूल उद्देश्य नहीं है। खाद्य प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य है किसानों को अनाज की खरीद और उनका वितरण पीडीएस और बफर स्टॉक में बनाए रखना या मूल्य स्थिरता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। क्यों? कृषि में। बेकार कहाँ है? तो कृषि में है। भारतीय कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था से अधिक लोग काम में लगे हैं। इसका सीमांत उत्पादकता शून्य है। कुछ यहाँ यदि कुछ लोग हटा भी दिए जाए तो उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24-25 में केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज ने शामिल नहीं किया गया? किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? तो नारियल को नहीं किया गया, बाकी तिल, सोयाबीन और मूंगफली है। बजट 24-25 में सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी के लिए आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया गया। नारियल को इस विशिष्ट मिशन के में शामिल नहीं किया गया है। उद्देश्य तिलहन उत्पादन, भंडार और विपणन को सुदृढ़ बनाकर आयात की निर्भरता कम करना है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल है। भारत में भूमि सुधार का क्षेत्र शामिल नहीं है, तो किसमें शामिल नहीं है? किसानों के बाकी कौन कौन शामिल है इसमें? बिचौलियों की समाप्ति करना, भूजोत का एकीकरण और सरकारी कृषि का सहकारी कृषि करना। किसानों का मकान ऋण, होम हाउस लोन भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। भूमि सुधार के 3 प्रमुख घटक है: बिचौलियों का अंत करना, काश्तकारी सुधार और चकबंदी करना। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। नाबार्ड उधार देता है कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को। नाबार्ड उधार किसको देता है? तो कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को। नाबार्ड सीधे जनता को कर्ज नहीं देता। यह एक पुनर्वृत्त रिफरेंस संस्था है। यह सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज को वित्त प्रदान करता है। इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में हुई थी। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो वो आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। कृषि पुनर्वृत्ति के लिए सर्वोच्च संस्थान नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचे के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। आरबीआई से अलग होकर एक स्वतंत्र संस्था बनी है। फिर आता है राष्ट्रीय कृषि और विपणन। राष्ट्रीय कृषि और विपणन संस्थान नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो यह 8वीं में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यह छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 से चल रही है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को, पर इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना नहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी ना। नहीं, छठी पंचवर्षीय योजना 80-85 में चल रही है। छठी से चल रही है, छठी से चल रही है। पंचवर्षीय 80-85 चल रही है। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण व्यवस्था का शीर्ष बैंक है। अब आता हमारा अगला सेक्टर, उद्योग क्षेत्र। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में किन सूचकांक के महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है? तो किन सूचकांक में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है? तो पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023 में पूंजी वस्तु, कैपिटल गुड्स और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। दिसंबर 2023 में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का सूचकांक 156.2% रहा। आईआईपी के आंकड़े और एनएसओ आर्थिक सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर आता औद्योगिक क्रांति नीति के संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? जो औद्योगिक नीति का संकल्प है वो किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1956 में अपनाया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956 में अपनाया गया। इसे भारत के आर्थिक संविधान भी कहा गया। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार है। जेपीसी महालोबिस मॉडल पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों के माध्यम से तीव्र औद्योगिकरण करना है। फिर आता उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पीएलआई योजना के बारे में कौन कौन सा कथन है? तो 2 और 3। यह योजना में आवेदकों को 2 श्रेणियों में है, वैश्विक कंपनी और घरेलू कंपनी। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं के शुद्ध बिक्री आधार वर्ष पर 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। देखिए क्या लिखा है, कथन 1 और 4 सही है, जबकि 2 और 3 तकनीकी त्रुटि है। पीएलआई का उद्देश्य घरेलू और विनिर्माण
घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना। यह योजना 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को घोषित की गई थी। इसमें लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, आईटी हार्डवेयर शामिल थे। फिर आता है माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माण क्षेत्र के माध्यम से उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? कितनी निर्धारित सीमा है? तो 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। क्या लिखा है देखिए, 2006 के अधिनियम के अनुसार मध्यम विनिर्माण उद्योगों की निवेश सीमा 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए थी। वह पर 1 जुलाई 2020 की नई परिभाषा लागू की गई, जिसमें निवेश और टर्नओवर दोनों देखे जाते हैं। 2025-26 में इसे अपडेट करते हुए इसे 2.5 गुना निवेश और 2 गुना टर्नओवर बढ़ा दिया गया है। नया उद्यम कितना है? तो निवेश 125 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए तक होना। निवेश 125 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर 500 करोड़ का होना चाहिए। बौना उद्योग 100 से कम कर्मियों का प्रतिष्ठान को भारत में 2018-19 में सेवाजनों की उत्पादकता में कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो 14 से 18% है। बौने ड्राफ्ट उद्यम वे है जो 10 साल पुराने लेकिन 100 से कम कर्मचारी रखते हैं। 18-19 में इनका रोजगार योगदान में 14%, उत्पादकता में केवल 8% था। आर्थिक समीक्षा 23-24 में 100 से कम कर्मियों वाले कारखानों की कुल संख्या 69.2% है। आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो कौन जारी करती है? वर्तमान में आईआईपी के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, यह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई के अंतर्गत आते हैं। पहले यह कार्य सीएसओ सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस करता था। देश में सकल मूल्य वर्धित जीबीए का लक्ष्य लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 21-22 से बढ़कर 22-23 में हो गई है। कितना हो गई है? तो 27 से लेकर 30% तक। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में एमएसएमई के जीबीए का हिस्सेदारी 27% से बढ़कर 30% हो गई। यह दर्शाता है एमएसएमई की क्षेत्र योगदान अर्थव्यवस्था में पुनः बढ़ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म उद्योगों के आंशिक रूप से परिभाषित करता है? सूक्ष्म उद्योगों को कौन परिभाषित करता है? तो शस्त्र और मशीनी या उपकरणों पे 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं। ये क्या बोलता है? 2020 की परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म निवेश 1 करोड़ से 5 करोड़ तक, पर अभी बदल गया है। ये अब हो गया निवेश 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए। सूक्ष्म उद्योग वो है जिसमें निवेश तो 2.5 करोड़ का होगा पर टर्नओवर 10 करोड़ का होगा। इसमें संयंत्र, मशीनरी और वार्षिक कारोबार दोनों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो आपका दिल्ली से मुंबई का गलियारा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित हो रहा है। यह भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य नई औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और नीचे दिए गए कूट के उपयोग से उत्तर दीजिए। तो चलिए, ये सही है। देखिए क्या बोलता है, गत सदी में 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों में उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में मूलभूत और पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। 1980 के दशक में, 1995 का ये क्वेश्चन है, 1980 के दशक में भारतीय उद्योगों में पूंजीगत वस्तुएं उद्योगों की ओर संरचनात्मक बदलाव दिखाए थे, जबकि गलत है क्योंकि इस अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग घटी नहीं बल्कि बढ़ी थी। सरकार उदार राजकोषीय नीति और बढ़ती आय के कारण मांग में वृद्धि हुई है। सरकार की उदार राजकोषीय नीति और बढ़ती आय के कारण मांग में वृद्धि हुई है। भारत में औद्योगिक वित्त में कौन सा क्षेत्र इसमें स्रोत नहीं है? भारत के औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? आपको बताना है कौन सा औद्योगिक वित्त का इनमें से स्रोत नहीं है। तो कौन सा स्रोत नहीं है? तो कौन कौन है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, राज्य वित्त निगम है और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, पर नाबार्ड नहीं है। ये क्या बोलता है, नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के वित्त पोषण करता है, ना कि औद्योगिक वित्त का करता है। जबकि IFCI, SFC और UTI औद्योगिक वित्त के स्रोत है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। फिर आता अब तीसरा टॉपिक हमारा है तृतीयक क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर, मैंने कौन सा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो वो देता है तृतीयक क्षेत्र देता है। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP और GNP में सर्वाधिक योगदान करता है। मई 2025 के अनुमान के अनुसार GBA में इसका हिस्सेदारी 55% तक है।
प्राथमिक कृषि, द्वितीयक उद्योग और काफ़ी आगे निकल गया है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत आपका राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर है। 1991 के बाद इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इसके विकास का इंजन भी माना जाता है। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था, तो वो हुआ तृतीय क्षेत्र का हुआ है। 1991-92 में इसका योगदान 41% है, जो 2024-25 में लगभग 50% पार हो गया है। यह IT, बैंकिंग, पर्यटन, संचार जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्र शामिल है। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में वर्तमान कीमतों पे कृषि उद्योगों के सेवा क्षेत्र में कुल सकल मूल्य वर्धित GBA का योगदान कितना है, तो GBA का योगदान आपका 17.7, 27.7 और 54.7 है। कृषि का योगदान 17 है, उद्योग का 27 है और सेवा का 54.7% है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24 के अनुसार GBA की हिस्सेदारी कृषि में 17.7, उद्योगों में 27% और सेवा में 54% है। यह वर्तमान मूल्य करंट प्राइस पर आधारित आंकड़े हैं। मई 2025 के अन्यतम अनुमानों में भी आंकड़े इसके आसपास कृषि का 19%, उद्योग का 25% और सेवा का 55% है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्र में तृतीय क्षेत्र का अंश पहले बढ़ता है, माने बढ़ता जाता है। तृतीय क्षेत्र का अंश वैसे बढ़ता जाता है। आर्थिक विकास के राष्ट्रीय आय की तृतीयक क्षेत्र के सेवा का निरंतर बढ़ रहा है, या इसके विपरीत प्राथमिक कृषि का अंश प्रतिशत के रूप में घटता जाता है। यह विकसित अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। इसके बाद कहते हैं, इसे हम लोग क्लॉक फिशर मॉडल भी कहते हैं। अब हम लोग करेंगे राजकोषीय नीति और राजस्व का, लगभग में इसमें 45 क्वेश्चन के आसपास है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार के राजकोषीय घाटा निम्नलिखित किसके बराबर होता है? भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो किसके बराबर होता है? कर्ज बनने वाली पूंजीगत प्राप्ति से, कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति से हमारा उसके बराबर होता है हमारा राजकोषीय घाटा। ये 2018 क्वेश्चन था। राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिकेट अनिवार्य रूप से सरकार के कुल उधार बोरोइंग को दर्शाता है। इसमें कर्ज बनने वाली पूंजीगत प्राप्ति डेट क्रेडिटिंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है कुल व्यय बराबर राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति होता है। राजस्व घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किसने दिया था? तो चलैया समिति ने दिया था। राजस्व घाटा की नई परिभाषा किसने दिया था? चलैया समिति द्वारा दिया गया था। राजकोषीय घाटे की आधुनिक नई परिभाषा का सुझाव चलैया समिति ने दिया था। राजा चलैया ने भारत के कर सुधार के जनक भी माना जाता है। राजकोषीय घाटा भारत सरकार के कुल उधारी आवश्यकताओं का सबसे सटीक माप है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उपकरण है? तो कौन सा उपकरण है? तो वो है कर टैक्सेशन राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उपकरण है। नगद आरक्षित अनुपात CRR, सीमा रेखा, बैंक दर मौद्रिक नीति के उपकरण है। राजकोषीय नीति का संचालन वित्त मंत्रालय करता है, जबकि मौद्रिक नीति का RBI करता है। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार के बाजार ऋण तथा दायित्व होता है। राजस्व घाटा का क्या है? राजस्व घाटा तो बजट घाटे का योग और सरकार के बाजार ऋण तथा दायित्वों का होता है। यह राजकोषीय घाटा बराबर होता है बजट घाटा प्लस सरकार का बाजार का ऋण और अन्य देयताएं या सरकार के कुल उधारी टोटल बोरोइंग को दर्शा। राजकोषीय घाटा क्या है? तो सरकार कितना उधारी ये दिखाता है राजकोषीय घाटा। कुल राजस्व, कुल व्यय माइनस राजकोषीय राजस्व प्राप्ति प्लस ऋण वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय उपकरण नीति नहीं है तो ब्याज दर नहीं है। बाकी करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण है, पर ब्याज का दर एक आपका राजस्व कोष का नीति नहीं है। राजकोषीय नीति आपका ब्याज नहीं है, बाकी करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण है। ब्याज दर इंटरेस्ट रेट मौद्रिक मूल्य मौद्रिक नीति का हिस्सा है, ना कि राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति के ऊपर मुख्य उपकरण करारोपण, सार्वजनिक व्यय और राजकोषीय सार्वजनिक ऋण है। ब्याज दरों का निर्धारण केंद्रीय बैंक RBI द्वारा मौद्रिक प्रबंधन के तहत किया जाता है। संघ सरकार के वित्त के नवीनतम विकास दर के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। नवीनतम विकास दर किसका है? तो आपका महामारी वित्त वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। महामारी के दौरान कितना पहुंच गया था? 9.2% तक पहुंच गया था। क्या लिखा है देखिए, कोविड-19 के कारण फाइनेंशियल ईयर 21 में राजकोषीय घाटा GDP का 9.2% तक पहुंच गया था। फाइनेंशियल 22 में राजकोषीय घाटा 6.7 था
और पिछले वर्ष राजस्व संग्रह की वृद्धि नहीं हुई थी। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत का आकलन किया गया है? तो 6.8% का। बजट 21-22 में राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान है। अद्यतन 25-26 में बजट 25-26 के राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% अनुमानित है। 2024-25 में संशोधित अनुमान 4.8% है। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ने के लिए 20 से 21 के लिए साख लक्ष्य क्या रखा गया है? तो साख लक्ष्य कितना है? तो 15 लाख करोड़ रुपए है। 2021 से 20-21 में कृषि साख लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए का था। बजट 23-24 में इसे बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट 24-25 और 25-26 में से कोई नई विशिष्ट घोषणा नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संबंधित परिवार कल्याण सेवाएं के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तावित है। तो कितना प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित था आपका 726 करोड़ रुपए। प्रश्न 95-96 का है। अभी अगर देखा जाए तो केंद्र बजट 25-26 में हमारा परिवार कल्याण में कितना है? तो 1536 करोड़ रुपए है। फिर आता है स्वास्थ्य परिवार। फिर आता भारत ने बजट किस वर्ष वस्तु और सेवा कर जीएसटी वस्तु के लेन देन पर सीसीटीव कर लगाया था? तो 13-14 में लगाया था। वस्तु लेन देन कर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सीटीटी पहली बार बजट 13-14 में प्रस्तुत किया गया था। यह गैर कृषि वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, तेल आदि का वायदा कारोबार पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य सट्टा व्यापार को हस्तोहित करना और राजस्व में बढ़ाना था। केंद्र सरकार द्वारा राज्य और स्थानीय निकायों में पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए लिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो वो किया जाता है राजस्व व्यय के अंतर्गत। अनुदान हमेशा राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन माने जाते हैं, भले ही पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए हो। कारण है केंद्र सरकार स्वयं कोई परिसंपत्ति नहीं बनाती। प्रभावी राजस्व घाटा की गणना में से अनुदान को राजस्व घाटे से घटाया जाता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार किस खाते में जमा होती है? तो किस खाते में जमा होती है? तो वो भारत के सार्वजनिक निधि में जमा होती है। यह राशि भारत के लोक लेखा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जमा होती है। सरकार इसे केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है और यह पैसा उसे वापस करना होता है। यह लोक लेखा संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत आता है। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 279A के तहत। वर्तमान में निर्मला सीतारमन है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है कि वह दर जिस पर राज्य और केंद्र के लिए राजस्व जीएसटी से पहले समान रहे। राजस्व तटस्थ दर रेवेन्यू नेचुरल रेट RRN वह दर है जिसमें जैसे सरकार को जीएसटी लागू होने के बाद भी उतना ही राजस्व मिलना जितना पहले मिलता था। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि नई कर व्यवस्था से राजस्व का नुकसान ना हो। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है। सरकारी व्यय को नियंत्रण करने का प्राधिकारी कौन है? तो वित्त मंत्रालय है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? तो वो वित्त मंत्रालय है। सरकारी व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर पर नियंत्रण करने का पूर्ण अधिकार वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। विशेष रूप से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के कार्य करता है या राजस्व के वित्तीय स्रोतों के लिए केंद्र योजनाओं की निगरानी करता है। केंद्र सरकार निम्नलिखित महत्वपूर्ण में कर राजस्व के स्रोत का विचार करता है। तो किसे करता है वो? देखिए क्या करा। बजट 25-26 में अद्यतन अनुमान का है आयकर इनकम टैक्स 14 लाख करोड़ रुपए, जीएसटी 11 लाख। ये दोबारा का 25-26 में था। आयकर 14 करोड़ आएगा, जीएसटी 11 लाख करोड़, निगम कर 10 लाख करोड़, केंद्रीय उत्पाद 3 लाख और सीमा शुल्क 2 लाख है। केंद्र सरकार गैर योजना व्यय के बारे में कौन सा कथन सही? केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह ब्याज भुगतान पर होता है। जो आपका केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो व्यय जो है ब्याज भुगतान पर होता है। व्यय ब्याज भुगतान गैर योजना व्यय नॉन प्लान एक्सपेक्टेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। 17-18 में योजना गैर योजना वर्गों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया। 17-18 में योजना और गैर योजना व्यय का वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। अब केवल व्यय केवल राजस्व और पूंजीगत श्रेणियों में ही बढ़ता है। वो माने कि आपका 17-18 से पहले ना योजना और गैर योजना में भी वर्गीकरण होता था, पर उसको खत्म करके अब के लिए
शामिल होता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में बंटता है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो अधिकतम राजस्व हमें आयकर से प्राप्त होता है। बजट 25-26 के अनुसार आयकर इनकम टैक्स से सर्वाधिक राजस्व 14.38 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। इसके बाद जीएसटी, फिर निगम कर का स्थान है, फिर आता है आपका सबसे बड़ा स्रोत है। और 1992-93 में रेलवे बजट के अतिरिक्त राजस्व की वृद्धि का अनुमान लगभग कितना है? देखिए क्या कहता है, 92-93 में यह अनुमान 1366 करोड़ रुपए था। केंद्रीय बजट 25-26 में रेलवे ने 2.65 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय आवंटित किए थे। अब रेल बजट आम बजट का विस्तार 2017 में हो गया था। रेल बजट का आम बजट में विलय कब हुआ था? 2017 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एकल साधन निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा एकल साधन कौन सा है? तो एकल साधन जिसमें भारत में राजस्व करके सरकार की आय होती है, तो वो है आपका व्यक्तिगत आयकर से। 25-26 के अपडेटेड आंकड़ा के अनुसार व्यक्तिगत आय के पर्सनल इनकम टैक्स का सबसे बड़ा स्रोत है। पूर्व में निगमित कॉर्पोरेट टैक्स और उत्पाद शुल्क शीर्ष पे स्थित थे। वर्तमान में सबसे ज्यादा आयकर आता है, फिर जीएसटी, फिर निगम कर, फिर उत्पाद शुल्क आता है। भारत सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है प्रत्यक्ष कर है। डायरेक्ट टैक्स है जो प्रत्यक्ष राजस्व कर, प्रत्यक्ष करों का 59%, अप्रत्यक्ष कर 40% है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो प्रत्यक्ष कर है। फिर आता है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। एक ही क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है। ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज का भुगतान करना कैसा है? तो ब्याज का भुगतान करना एक राजस्व व्यय है। अगर हम कोई तरह का ब्याज का भुगतान कर रहे हैं तो ये तो हम राजस्व व्यय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राजस्व व्यय कर रहे हैं। ब्याज भुगतान केंद्र सरकार के राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन का सबसे बड़ी मद है। इसे सरकार के किसी सरकार संपत्ति के निर्माण नहीं होता, यह केवल देनदारी चुकाना है। यह सरकार के कुल खर्च का लगभग 20% हिस्सा होता है। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है। भारत सरकार के अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। देखिए क्या कहता है, राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिकल्ट तब होता है जब राजस्व व्यय राजस्व आय से अधिक हो। इसका अर्थ है कि सरकार को अपने दैनिक खर्चों जो संपत्ति नहीं बनाते को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। यह वित्तीय कुप्रबंधन का संकेत माना जाता है। प्रभावी राजस्व घाटे किस केंद्रीय बजट में पेश हुआ था? तो 11-12 में पेश हुआ था। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिकल्ट की अवधारणा केंद्रीय बजट 11-12 में शुरू की गई। इसका सूत्र है राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिए गए अनुदान। यह वास्तविक राजस्व घाटे को दर्शाता है क्योंकि इसमें कुछ राजस्व व्यय अनुदान वास्तव में पूंजी निर्माण करते हैं। वर्ष 1992-93 वित्तीय घाटा कितना था? तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसे 92 का क्वेश्चन था ये। उस समय जीडीपी का 4.4% था। केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट की प्राथमिकता कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं? सतत विकास नहीं है, बाकी ऊर्जा उपलब्ध सुरक्षा, कृषि की उत्पादकता का अनुकूलता करना और रोजगार कौशल विकास करना है। बजट 24-25 में 9 प्राथमिकताएं तय की गई जिसमें सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द शामिल नहीं था। इसमें शामिल प्राथमिकताएं हैं कृषि उत्पादकता, रोजगार, ऊर्जा, सुरक्षा और अवसंरचना शामिल है। सतत विकास अक्सर एक व्यापक लक्ष्य होता है, ना कि 9 विशिष्ट बिंदुओं का नाम शामिल है। इनमें से कौन सा भारत का बजट 22-23 के प्राथमिकताएं शामिल नहीं थी? तो कौन कौन शामिल था? तो कम बजट में 22-23 में प्राथमिकताओं में शामिल नहीं था। तो कौन कौन शामिल था? तो पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन, निवेश उदारीकरण, अवसर, ऊर्जा संकेतिक और जल पूरक कार्य था। बजट 22-23 में 4 प्राथमिकताएं थी। ये 22-23 में 4 प्राथमिकताएं थी, सब उस समय का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट 17-18 के अभिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं था? 17-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में शामिल नहीं था। तो कौन कौन था? स्वच्छ करना, रूपांतरित करना, शिक्षित करना था, पर ऊर्जावान निश्चित नहीं था। बजट 17 का मुख्य एजेंडा टीईसी इंडिया था, ट्रांसफॉर्म, एनर्जिंग और क्लीन करना था। भारत को शिक्षित करने से सीधे तौर पर शामिल नहीं था। अब आता है वित्त वर्ष 21-22 में टैक्स जीडीपी अनुपात कितना था? तो 11.7% था। वित्त वर्ष 21-22 में भारत में कर जीडीपी का अनुपात 11.7% दर्ज की गई थी। उद्यतन बजट अनुमानों के अनुसार केंद्र का सकल कर राजस्व जीडीपी का 11 से 12% होने का अनुमान था। फिर आता है
95-96 में बजट का आयकर छूट की सीमा कितनी दी गई थी? तो 40,000 रुपये तक। ये 95-96 का बात है। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे था? तो उत्पादन कर से था। संशोधित मूल्यवर्धित कर MOD वैट का संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से था। 1 मार्च 1986 को लागू किया गया। तब से कर पे कर कास्केडिंग इफेक्ट कम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य था। भारत में सेवा कर कब प्रारंभ हुआ? जो सेवा कर है वो कब से प्रारंभ हुआ था? तो 94-95 से प्रारंभ हुआ था। भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स राज्य में जे चलैया समिति की सिफारिश पर 94-95 में शुरू किया गया। प्रारंभ में केवल 3 सेवाएं टेलीफोन, बीमा और शेयर ब्रोकर पे लगाया गया, पर 1 जुलाई 2017 को सेवा कर समाप्त कर वस्तु और सेवा कर GST में मिला दिया गया। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया था 31 मार्च 1997 को। तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर अर्थप्राय अग्रिम वे और मेंस एडवांस योजना लागू की गई। तदर्थ बिल का उपयोग सरकार द्वारा RBI से घाटा पूरा करने के लिए नोट छपवाने, मौद्रीकरण हेतु किया जाता था। इसमें मुद्रास्फीति बढ़ती है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितना अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो कितना किसे के तहत की जाती है? तो यह गलत है। देखिए क्या सही है। अनुदान की मांग डिमांड ऑफ ग्रांट की संख्या संविधान में निश्चित नहीं है। यह मंत्रालय और विभागों की संख्या पर निर्भर करती है। वर्तमान में यह संख्या आमतौर पर 100 से अधिक होती है। अनुच्छेद 113 के संबंध संसद के प्राक्कलन संबंध में प्रक्रिया से, अनुच्छेद जो 113 है उसका संबंध संसद के प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया से है। MOD वैट जो अप्रैल 2011 में क्रियान्वित किया गया, प्रतिस्थापित किया गया था। प्रश्न में मोडवेट 1986 को 2001 के कैनवेट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह 99 का क्वेश्चन है। यह विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन शुल्क का एक रूप में था। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था? 2017 में मिलाया गया था। 21 सितंबर 2016 को विलय को मंजूरी दी गई थी और 2017 में पहला संयुक्त बजट पेश हुआ। यह विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर आधारित था। इसमें 1924 के एक रात समिति की सिफारिशों पर रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था। अलग कब हुआ था? तो 1924 में एकवर्त समिति की सिफारिश पे। किसका? एकवर्त समिति की सिफारिश पे रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो है आपका प्रश्न में बिक्री टैक्स आय का सबसे बड़ा स्रोत था। वर्तमान में GST के बाद राज्य सरकारों का आय का सबसे मुख्य स्रोत SGST पेट्रोल और शराब का होता है। फिर आता है विगत वर्ष में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में होता है? तो वो किस क्षेत्र में होता है? तो वो विकास में होता है। भारत में प्रश्नकाल आंकड़ों के अनुसार विकास डेवलपमेंट मद में सर्वाधिक व्यय हुआ है। अद्यतन 25-26 के व्यय में सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान 20%, करों में राज्यों का हिस्सा 22% और रक्षा कुल बजट का 13 से 14% खर्च होता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है? तो कौन सा कर नहीं है? तो भूमि राजस्व नहीं है केंद्र सरकार का, क्योंकि राज्य सरकार लेती है। बाकी आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार का है। भूमि राजस्व लैंड रेवेन्यू राजस्व सूची का विषय है, अतः यह राज्य सरकार का कर है। आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क GST से बाहर की वस्तुओं पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय आय का कृषि आय पर सरकार कृषि आय पर कर लगाना भी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर आता है कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन इसे प्राप्त आय केंद्र और राज्यों में विभाजित किया जाता है? तो वो है आपका कुछ अलग है। 80वें संविधान संशोधन 2000 के बाद केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए सभी कर, उपकर, सरचार्ज को छोड़कर विभाजनीय पुल डिजिबल पुल का हिस्सा है। छोड़े, बहुत पुराना क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा दो परोक्ष कर है? दो गो परोक्ष कर कौन कौन है? तो बिक्री कर और उत्पादन कर, ये परोक्ष कर है। बिक्री कर सेल टैक्स और उत्पादन शुल्क एक्साइज ड्यूटी एक अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है। आयकर और संपत्ति वेल्थ टैक्स अब समाप्त हो चुका। प्रत्यक्ष कर थे। अप्रत्यक्ष करों का भार अंतिम उपभोक्ता पर डाला जाता है जबकि प्रत्यक्ष कर का नहीं। फिर आता भारत में 17-18 की स्थिति में निश्चित निवेश विकास दर कितने प्रतिशत बढ़कर निहित 18-19 में 10% हो गई थी? तो 9.3 से। देखिए क्या कहता है, पर इस वर्ष 2017-18 के स्थिर निवेश फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की दर 9.3 थी जो 18 से 10% हो गई थी। वही स्थिर निवेश में सकल स्थिर पूंजी निर्माण ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF के रूप में मापा जाता है। यह अर्थव्यवस्था में भविष्य की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक निवेश को दर्शाता है। फिर आता है आपका 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य केंद्रीय शुल्क राजस्व करों में केंद्र का प्रतिशत कितना है? तो 42% है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी ने राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी थी।
अद्यतन 15वां वित्त आयोग एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें आयोग ने इसे घटाकर 41% कर दिया है। 1% की कमी राजस्व घरेलू सरकारों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बनाई गई थी। अब हमारा अगला टॉपिक होगा योजना, प्लानिंग। इसमें लगभग में 27 क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं था? तो कौन कौन भारतीय नियोजन का उद्देश्य था? औद्योगिक वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता लाना और रोजगार का सृजन करना था। जनसांख्यिकीय वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ भारतीय नियोजन का उद्देश्य कभी नहीं था, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण उद्देश्य रहा है। फिर आता है इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार और आय की असमानता में कमी। भारत में आर्थिक नियोजन की प्रेरणा सोवियत संघ यूएसएसआर से ली गई थी। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित थी। भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर है। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया गया है। यहाँ सार्वजनिक, पब्लिक और निजी, प्राइवेट दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। यह अवधारणा 1948 की औद्योगिक नीति और 1956 की औद्योगिक नीति को स्पष्ट की गई थी। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के सदस्य नहीं होते हैं। एनडीसी का सदस्य प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक नीति आयोग के सदस्य होते हैं। एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन देता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता था। पंचवर्षीय योजना का अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी देती थी। प्रक्रिया योजना आयोग प्रारूप देती थी, केंद्रीय कैबिनेट मंजूर करती थी, फिर एनडीसी अंतिम अनुमोदित देती थी, फिर संसद में ये जाता था। नीति आयोग के गठन के बाद कब गवर्निंग काउंसिल यह भूमिका निभाती है? कौन निभाता है? गवर्निंग काउंसिल यह भूमिका निभाती है। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे का अंतिम रूप, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे का अंतिम रूप कौन सी स्वीकृति देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी देश की योजनाओं के सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय थी। यह सुनिश्चित करती थी कि योजनाएं राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हो। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते थे। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य कौन सा था? तो पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या क्या था? ये देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य समृद्धि, ग्रोथ, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता थी। साहित्य, लिटरेचर कभी भी आर्थिक नियोजन का प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं रहा है। अंग्रेजी संस्करण में ग्रोथ शब्द होता है, जबकि इसका हिंदी अनुवाद विकास या वृद्धि होता है। भारत में मध्य अर्धशतक, मिड फैक्टिस को अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन हो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य भारी और आधारभूत उद्योग, हैवी इंडस्ट्री को स्थापना करना था। यह पूंजी सघन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रणनीति थी जिसका लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पीसी महालनोबिस ने किया था। दूसरी योजना की रूपरेखा का प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने तैयार की थी। इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। यह सोवियत संघ के फेडमैन मॉडल से प्रेरित है, जिसमें निवेशगत वस्तुएं, कैपिटल गुड के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। भारत में योजना अवकाश की अवधि कितनी थी? तो 66 से 69 थी। तीसरी योजना 61 से 66 की विफलता के बाद 66 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इस अवधि में 66 से 59 में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे कहा जाता है। कारण है भारत पाक युद्ध, सूखा मूल्य वृद्धि के कारण संसाधनों की कमी। भारत में योजना अवकाश कब तक से कब तक था? तो 66 से 69 तक था। योजना अवकाश का काल 1 अप्रैल से 1966 से 31 मार्च 1969 तक था। इस दौरान कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई, केवल वार्षिक योजनाएं, एनुअल प्लान थी। यह कृषि संबंध क्रियाओं पर विशेष जोर दिया जाता था। हरित क्रांति की शुरुआत इसी दौरान हुई थी। पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो पंचवर्षीय योजना की जगह पे 66 से 71 कोई चीज गलत है। ये क्या लिखा है? बाकी पहला 51 से 56 था, दूसरा 56 से 61 था, तीसरा 61 से 66 तक था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना सही अवधि 69 से 74 थी। 66 से 59 के बीच योजना अवकाश था। प्रथम 1991 से 56, द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66 तक था। फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत घटा था? तो कब घटा था? प्रथम योजना में घटा था। केवल प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में थोक मूल्य सूचकांक WPI में गिरावट दर्ज की गई थी। इसमें कृषि उत्पादकता में बम्पर बढ़ोतरी हुई, जिसमें कार्यत लगभग 13% घट गई थी। यह हेरोड डमर मॉडल पर आधारित थी। या
हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसके सही। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म को चुने। कौन सा सही युग्म है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे ध्यान दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य फोकस कृषि एग्रीकल्चर विकास था, जबकि चौथी योजना में, जो चौथी योजना थी हमारा, उसमें निरंतरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता थी। पांचवी योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। तीसरी योजना में आत्मनिर्भरता और स्वयं उत्पादन की अर्थव्यवस्था थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास हुआ था। जो हमारा छठी पंचवर्षीय योजना था उसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू होता है। एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के दौरान 2 अक्टूबर 1980 के पूरे देश में लागू किया गया था। यह प्रौद्योगिक तौर पर 78 से 69 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना था। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास और निर्धनता का निवारण करना। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण है। यह लक्षित समूह छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और सब्सिडी और बैंकों के ऋण प्रदान करता था। 1999 में से स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में मिला दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के विकासीय व्यय का वार्षिक वृद्धि औसत कितना है? देखिए क्या लिखा है, सातवीं योजना 85 से 90 के दौरान गैर विकासात्मक व्यय नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में भारी वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि लगभग 26.21% वार्षिक थी और ब्याज अदायगी, रक्षा खर्च और सब्सिडी में बढ़ोतरी है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 मानव विकास पर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर अपना मूल उद्देश्य बनाए हुए है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। फिर आता आठवीं पंचवर्षीय योजना को प्राथमिकता देता है रोजगार बढ़ाने में। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 का लक्ष्य शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है। यह उदारीकरण LPG के बाद लागू की गई पहली योजना थी। जॉन डब्ल्यू मिरर मॉडल पर आधारित थी। भारत में आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आठवीं का 92 से 97 थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना की सही अवधि 92 से 97 थी। 1990 से 91 के आर्थिक संकट के कारण 2 वार्षिक योजना चलाई गई थी। नई आर्थिक नीति 1991 के बाद यह योजना शुरू की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर पर बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितना बढ़ाने का? 5.6% तक। आठवीं योजना में GDP वृद्धि का लक्ष्य 5.6% रखा गया था। वास्तविक उपलब्धि 6.8% रही, जो लक्ष्य से काफी अधिक थी। यह योजना भारत में सबसे सफल योजनाओं में से एक मानी जाती है। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो 97 से 2000 थी। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 97 से 2002 थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्वलिटी था। यह भारत में आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में शुरू की गई थी। 10वीं योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से लेकर 2007 तक थी। 10वीं योजना की अवधि क्या थी? 2002 से लेकर 2007 तक थी। ये क्या लिखता है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक थी। इसमें 8 वर्ष के GDP वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इसकी साक्षरता दर 2007 तक और 75% करने का लक्ष्य भी था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो समावेशी आर्थिक वृद्धि करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो समावेशी आर्थिक वृद्धि करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 11वीं योजना 2007 से 12 का मुख्य उद्देश्य विश्व तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, टूवर्ड फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था। इसका उद्देश्य विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना था। अब इसमें सर्वाधिक 8% की औसत वृद्धि दर शामिल थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए किस एक की औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 4% का। 12वीं योजना 12 से 17 में कृषि के क्षेत्र में 4% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। यह समग्र GDP वृद्धि का लक्ष्य 8% था। यह भारत के अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जिसके बाद नीति आयोग आ गया था। राष्ट्रीय योजना की रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लाया गया था? तो जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया था। रोलिंग प्लान जनता पार्टी सरकार की मोरारजी देसाई के 1978 में लागू किया था। यह 5वीं योजना का 1 साल 74 से 78 में ही समाप्त कर दिया गया। 5वीं योजना को 1 साल पहले, जो 5वीं योजना चल रही थी, 74 से 78 को समाप्त कर दिया गया और गुन्नार मेडल की अवधारणा पर आधारित था। चल करो, कौन सा? चल करो के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। चल करो के बारे में कौन सा कथन सही थे? 1, 2, 3, 4 सभी सही। देखते हैं। चल कर को एक योजना है जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता था। योजना में 3, 4, 5 के लिए निर्धारण होता था। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के प्रतिवर्ष तथा 10, 15, 20 वर्षों के एक सापेक्ष योजना
उपयुक्त में सही थी। चल योजना रोलिंग प्लान 3 तरह की योजनाएं थी। पहला था चालू वर्ष की योजना, फिर मध्य अवधि की योजना 3 से 5 और एक दीर्घकालिक योजना 10 से 20 वर्ष में। इसमें हर साल समीक्षा संशोधन किया जाता था, इसे लचीला होती थी। फिर आता है जिला योजना और विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला योजना विकास परिषद का जिला नियोजन पदाधिकारी होता था। जिला नियोजन पदाधिकारी विकास डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट काउंसिल का प्रशासनिक प्रधान जिला योजना पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर होता था या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर था। हालांकि राजनीतिक प्रमुख के अवसर से जिले के प्रभारी मंत्री होते थे, लेकिन प्रश्न के संदर्भ प्रधान पूछा है। यह हमारा योजना खत्म और हमारा अगला टॉपिक होगा मुद्रा और बैंकिंग। सबसे ज्यादा 41 क्वेश्चन है मुद्रा और बैंकिंग से। मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। पहला क्वेश्चन, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FIR के में कौन शामिल होता है? जो आरबीआई का जो विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें शामिल होता है आपके विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, सोना, विशेष आरोहण अधिकार SDR और IMF के आरक्षित स्थिति होती है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रेवेन्यू में 4 घटक शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति FCA सबसे बड़ा हिस्सा, फिर स्वर्ण भंडार, विदेशी आरोहण अधिकार SDR जो IMF की मुद्रा है, और IMF के पास रिजर्व ट्रेज रेवेन्यू टेच रिपोजिशन। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए कि दिवाला और शोधन क्षमता में कौन कौन होते? केवल 4 है। दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नायक निकाय है। परिभाषा उल्टी है। सही परिभाषा है दिवाला इंसॉल्वेंसी एक वित्तीय स्थिति है ऋण चुकाने में असमर्थता का, जबकि शोधन अक्षमता बैंकरप्सी एक कानूनी प्रक्रिया का निष्कर्ष है। IBB इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया नियामक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी के प्रतियोग कर रहे हैं? आपको बताने के कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी में योगदान करता है? तो कौन सा योगदान करता है? तो आपका सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति का दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा में की वृद्धि के कारण नियमित प्रतिस्पर्धा में कमी। मुद्रास्फीति जनित मंदी स्टैग्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें उच्च महंगाई, इन्फ्लेशन और आर्थिक मंदी के साथ साथ होती है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और विकास में सुस्ती से बेरोजगारी बढ़ती है और स्टैग्फ्लेशन इसका मुख्य लक्षण है। कुल मांग में कमी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट भी आर्थिक सुस्ती का गहरा करती है। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए। नगद आरक्षित अनुपात CRR को कम करने पे बैंकों के पास ऋण देने की अधिक पैसा तरलता बचता है। इससे ब्याज दरें कम हो सकती है, जिससे निवेश और मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई में वृद्धि होती है। तो ठीक है, अगस्त 2019 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के आधार पर कितना करोड़ रुपए की घोषणा किया था? तो 70,000 करोड़ का। देखिए क्या लिखा है, अगस्त 2019 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों PSBS के पुनर्पूंजीकरण के लिए 70,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य बैंकों में तरलता, लिक्विडिटी बढ़ाना और ऋण देने की क्षमता में सुधार करना है। यह कदम आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए उठाए गए उपायों में था। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनः भुगतान प्रोत्साहन योजना के लिए मैनुअल दावे के लिए किस संस्थान को प्रस्तुत करता था? तो भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड करता था। किसान ऋण पोर्टल शुरू करने से पहले ब्याज अनुदान के दावे मैनुअल रूप से RBI और नाबार्ड में भेजे जाते थे। तकनीकी रूप से यह दावे किसान खुद नहीं बल्कि बैंक प्रस्तुत करते थे, लेकिन प्रश्न में भाषा के अनुसार सही उत्तर होगा KRP को 2023 में दावे के पारदर्शी और तेज निपटाने के लिए शुरू किया गया था। कौन सा निवेशक एजेंसी भारत सरकार के पूंजी प्रतिभूति खरीद सकता था? कौन प्रतिभूति खरीद सकता है? तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त प्रतिष्ठान और व्यक्ति सब खरीद सकते हैं। भारत सरकार की प्रतिभूति गवर्नमेंट सेक्टर, RBI, वित्तीय संस्थान, आम नागरिक सभी खरीद सकते हैं। RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत आम निवेशकों को भी सीधे सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां सरकार द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र के हैं जो पूर्णतः सुरक्षित माने जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है? तो RBI की मौद्रिक नीति MPC सामान्यतः द्विमासिक बाई मंथली समीक्षा करते हैं, अर्थात एक वित्त वर्ष में 6 बार समीक्षा होती है।
इस कारण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की डेडलाइन मुद्रास्फीति अनुमान कितना है तो 4.5% है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए डेडलाइन मुद्रास्फीति सीपीआई 4.5% रखने अनुमान लगाया था। अप्रैल 2025 में 4% की मदद पे था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस मुद्रास्फीति सूचकांक को मुद्रास्फीति लक्ष्य के एक एंकर के रूप में प्रयोग करती थे? किसे करती है एंकर के रूप में? सीपीआई संयुक्त को करती है। आरबीआई ने 2014 में उजित पटेल समिति की सिफारिश से सीपीआई संयुक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉम्बेट के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को मुख्य पैमाना बनाया था। मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4%, जिसमें 1 ± 2% की सहनीयता की सीमा थी। पहले डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता था। नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक का उधार दर की गणना किस आधार पर की जाती है तो वो की जाती है आपका धन के सीमांत व्यय के रूप में। 1 अप्रैल 2016 को बैंकों की उधार दर MCLF मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट पर आधारित है। हिंदी में इसे धन का सीमांत व्यय आधारित दर कहते हैं। 1 अक्टूबर 2019 को नए खुदरा और MSME ऋणों की बाहरी बेंचमार्क रेपो रेट से जोड़ा गया। डैश की सिफारिश पर बैंकों में ब्याज की दरों को विनियंत्रित आधारित क्या है तो नरसिम्हन कमेटी का है। नरसिम्हन समिति 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की सिफारिश की थी। इसमें ब्याज दरों के वित्त विनिर्माण शामिल है। समिति ने सुझाव दिया था कि ब्याज दरों में ब्याज भुगतान द्वारा निर्धारित होनी चाहिए, ना कि सरकार द्वारा। इसे एसआरआर और सीआरआर में कम करने की सिफारिश भी की थी। नरसिम्हन कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का लक्ष्य रखा है तो 25% तक। नरसिम्हन कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात एसआरएल को 38.5% से घटाकर 25% लाने का सुझाव दिया था। इसका उद्देश्य बैंकों के पास निजी क्षेत्र में जमा उधार के लिए अधिक फंड उपलब्ध कराना था। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। RN मल्होत्रा कमेटी 1993 का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म से है। इस समिति की सिफारिश 1999 में IRDA बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था। इसने बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश की अनुमति देने का सुझाव दिया था। भंडारी समिति किसे संबंधित है? भंडारी समिति के संबंधित क्षेत्रीय बैंकों के पुनर्संरचना के लिए भंडारी समिति 1994 का गठन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की पुनर्संरचना और उसके सुधार के लिए किया गया था। RRB की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण साख प्रणाली को मजबूत करना था। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के आधार वर्ष 4-5 में बदल के किस वर्ष को बनाया है तो 2011-12 को बनाया है। थोक मूल्य सूचकांक WPI वर्तमान आधार वर्ष 11-12 है। यह संशोधन मई 2017 में किया गया। WPI के आंकड़े वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करना। देखिए 1, 2, 3 सीपीआई का श्रमिक ब्यूरो पे शामिल करता है। कौन कौन था? कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वही केवल सीपीआई शहरी क्षेत्र के और श्रम कर्मचारी जैसे CSO आदि द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन 2008 से यह बंद है। वर्तमान में NSO के द्वारा सीपीआई की जारी करता है। कहता है भारत के वित्त वर्ष में सुधार में क्या क्या शामिल है तो CSR, CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और ब्याज दर का अविनियमन करना है। वर्ष भारत में 1991 के बाद वित्तीय सुधार CRR और SLR में कटौती, बीमा क्षेत्र के उदारीकरण और ब्याज दरों में ब्याजीकरण शामिल है। यह नरसिम्हन समिति की सिफारिशों का परिणाम है। उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में प्रतिस्पर्धा को कुशल बनाना था। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? साख सृजन पर वृद्धि होती है। CRR कैश रिवर्स रेशियो को कम करने पे बैंकों में RBI के पास कम पैसा रखना पड़ता है और इससे बैंक उधार देने के लिए अधिक राशि उपलब्ध होती है। और साख सृजन क्रेडिट रिक्रिएशन में ऋण देने में क्षमता में वृद्धि होती है। कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है तो रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देना और सरकार को बैंक सुविधा देना। ठीक है। RBI का मुख्य कार्य मौद्रिक नीति, रेपो रेट का प्रबंधन, बैंकों का बैंक ऋण देना और सरकार का बैंक है। यह मुद्रा जारी करता और विदेशी मुद्रा के संरक्षक भी है। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके अल्पकालिक उधार पे देता है। तो कैसे देता है तो वह बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके अल्पकालिक उधार पे देता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके दीर्घकालिक उधार पे लेता है। दोनों गलत है, दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि बैंक दर
जिस दर पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, बैंक दर क्या है, तो जिस दर पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, ठीक है। रेपो दर क्या, जिस दर पे आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। बैंक दर होता है लंबा के लिए और रेपो दर होता है छोटा के लिए। 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त मंत्रालय का सचिव का होता है। जबकि 2 रुपए से आरबीआई गवर्नर का हो जाता है। बैंकों द्वारा जारी किए गए किस भुगतान को प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को जानते हैं। किसे जानते हैं, क्रेडिट कार्ड को जानते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। यह पारंपरिक कागजी मुद्रा का विकल्प है जो लेन देन की सुविधा को बनाता है और चेक ड्राफ्ट के बैंकिंग के प्लास्टिक मनी नहीं। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर में 11% से बढ़ा के कितना कर दिया था, 12%। बहुत पुराना क्वेश्चन है। 2025 में बैंक दर अभी 5%, 5.5% के आसपास है। बैंक दर वह दर है जो आरबीआई सदस्य बैंकों को बिल की पुनः कटौती करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर क्या है, ये 1999 का क्वेश्चन है। उस समय सीआरआर बहुत ऊंचा होता था। चिड़ाइए, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो मुद्रा की मात्रा नहीं है। मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी, आर्थिक विकास की अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, प्रत्यक्ष नहीं। मूल्य स्थिरता, बचत दर, साधारणों के कुशल उपयोग और सीधे विकास को प्रभावित करता है। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है जो आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाती है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी एक निवेश बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक या इंस्टीट्यूट का उदाहरण है। यह जनता की छोटी बचतें प्रीमियम एकत्र करने, सरकारी प्रतिभूति और शेयर बाजार में निवेश करता है। यह सीधे ऋण देने वाली वाणिज्यिक बैंक नहीं है। भारतीय रिजर्व बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुआ था। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसे संसद द्वारा पारित एलआईसी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था। 245 निजी बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का एक एकाधिकार संस्था के रूप में कार्य शुरू किया है। भारतीय मुद्रा छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। भारतीय मुद्रा कहाँ छापी जाती है, तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस से छापी जाती है। भारतीय मुद्रा नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र और बैंक प्रेस नोट देवास एमपी से छपते हैं। इसके अलावा मैसूर, सालबोनी में भी नोट प्रेस है। आरबीआई मुद्रा जारी करता है लेकिन छपाई भारत सरकार की प्रेस और आरबीआई सहायक कंपनी करती है। सामान्य रूप में मुद्रा की नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। मुद्रा नीति का प्राथमिक लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। इसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आरबीआई का कार्य भारत के लिए यह कार्य आरबीआई द्वारा करता है। भारत सरकार के द्वारा व्यवस्थित बैंकों की पूंजी की पर्याप्त मात्रा है। प्रश्न 1999 के बेसल 1 के तहत 8% मानक था। ठीक है। दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। दुर्बल मुद्रा आमतौर पर विकसित देशों की मुद्रा होती है जो डॉलर या यूरो, पाउंड या मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग आपूर्ति की तुलना में अधिक होती है, भरोसेमंद और स्थिर मानी जाती है। भारत में बैंकिंग प्रणाली का उच्चतम बैंक कौन है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई भारतीय बैंकिंग प्रणाली शीर्षस्थ संस्था है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। यह नोट जारी करने, मौद्रिक नीति बनाने और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है, तभी तो आपका ये है ना, अभी अभी उस समय अभी संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है, संजय मल्होत्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, तो प्रत्यक्ष वित्त कहाँ से नहीं मिलता है, तो बहुत सारा देखिए। नाबार्ड आम जनता को प्रत्यक्ष वित्त डायरेक्ट फाइनेंस उपलब्ध नहीं कराता। यह पुनर्वृत्ति रिफाइनेंसिंग संस्था है। हालांकि फूड पार्क सहकारी संस्थाओं को कुछ स्थितियों में सीधा वित्त दे सकता है, लेकिन यह मुख्यतः एक शीर्ष निकाय या रिफाइनेंस एजेंसी है। अन्य जैसे एसबीआई, आरआरबी, इलाहाबाद बैंक सीधे जनता को ऋण देती है। आयोग ने समझौता उसका उत्तर ई माना है, नाबार्ड स्रोत न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, तो वो आपका भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक विश्व के 100 बैंकों में शामिल है, ठीक है, 43 रैंकिंग में, जबकि एचडीएफसी 100वें स्थान पर आता है। भूमि विकास बैंक एक प्रमुख अंश का सहकारी उधार ढांचा का। भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक भारत के सहकारी संघ ढांचे कॉर्पोरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। यह किसानों को दीर्घकालिक ऋण, लॉन्ग टर्म ऋण प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार, ट्रैक्टर खरीद, पुराने कर्जों को चुकाने में मदद करना है। फिर आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में
कैसे जैसे ऋण ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है, जिसे वर्गीकृत किया गया है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के शेड्यूल कॉमर्स बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसकी स्थापना 1975 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं तथा ऋण उपलब्ध कराना था। भारत में नोट निगलन प्रणाली नोट इशू आधारित होता है। किससे नोट आधारित होता है? तो वो होता है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में 1957 में न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाई। इसके तहत आरबीआई कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना अनिवार्य है। इसमें 115 करोड़ रुपए सोना और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में जारी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के भारत में विदेशी व्यापार का धन लगाने में मदद करता है। एग्जिम बैंक के द्वारा आरबीआई ने विदेशी व्यापार वित्त पोषण के लिए एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में मदद की थी। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। यह निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित करने के लिए एकमात्र पात्रता मानदंड में से क्या है? न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए पिछली तिमाही के अंत तक न्यूनतम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक के अनुसूचित दर्जा में कम से कम 5 वर्षों के संतोषजनक प्रदर्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। बैंक में शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। ये एक टॉपिक खत्म। अब हम लोग करेंगे मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट का 4 क्वेश्चन। अब हम लोग का सामाजिक विकास का चैप्टर शुरू हो चुका है। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक एचडीआई के 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रतिष्ठा 1990 में 58.6 वर्ष थी, जो 2023 में कितनी हो गई थी? तो 72 वर्ष। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रतिष्ठा 2023 में बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। 1990 में यह 58.6% थी। जीवन प्रतिष्ठा स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन स्तर में सुधार का संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही है? जन्म से जीवन प्रतिष्ठा आयु द्वारा आयु काल को मापा जाता है। प्रौढ़ साक्षरता के दर में ज्ञान के मापा जाता है और जीवन स्तर के माप क्रय शक्ति क्षमता के द्वारा समायोजित अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर कैपिटा यूएस द्वारा होता है। मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। पहली एचडीआर 1990 में महबूब उल हक और अमात्य सेन के प्रयासों से जारी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए कौन सा घटक अव्यय के रूप में भाग नहीं लेता? तो कौन कौन लेता है? शिशु मृत्यु दर को नहीं लेते हैं, बाकी अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को लेते हैं, साक्षरता दर को लेते हैं, जीवन जन्म से जीवन प्रतिष्ठा को लेते हैं। शिशु मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक का प्रत्यक्ष घटक नहीं है। एचडीआई के 3 प्रमुख आयाम होते हैं: स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रतिष्ठा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों और अपेक्षित वर्ष, और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति जन। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण में बेहतर व्याख्या के एक प्रक्रिया के संदर्भ की जाती है, जो सक्षम बनाती, किसको सक्षम बनाती है? तो वो सक्षम बनाती है जो देश के लोगों को ज्ञान, कौशल, स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने से। मानव पूंजी निर्माण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अर्थ है लोगों को, देश के लोगों के जन्म, ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में वृद्धि करना। यह केवल वित्तीय पूंजी संचय नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश मानव के संसाधन को बनाता है, उसकी उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, अब आ जाइए रोजगार के क्वेश्चन 24 है। रोजगार, बेरोजगारी और कल्याण योजनाओं से सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना के सहयोगी करती है। किसको सहयोग करती है? तो ये भारत के निर्माण क्षमता में वृद्धि और उद्योग के निर्यात में, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश के प्रोत्साहित करने में। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना या घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यह विदेशी निवेश एफडीआई के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत में उत्पादन इकाई लगाने के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करता है। स्वामित्व योजना के संबंध में कथनों पर विचार किए। स्वामित्व जो योजना है उसके कथनों पर हम लोग को विचार करना है। तो 1 और 3 क्या है? देखिए, यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और ये COSR के मतलब क्रॉस आयोजित रिसोर्स शेयरिंग है। देखिए क्या कहता है। पहला, स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के तहत आती है, न कि खान मंत्रालय। जो पंचायती राज जो स्वामित्व योजना है वो पंचायती राज मंत्रालय के तहत आती है। CORS का पूर्ण रूप कॉन्स्टिट्यूशनली ऑपरेशन रिफाइनिंग सोल्यूशन है। यह ड्रोन तकनीक में ग्रामीण आबादी भूमि की सटीक मानचित्रण करती है, जिसे संपत्ति कार्ड प्रदान होती है। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन कौन सही है? यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है। मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार और मरम्मत और नवीनीकरण को शामिल करना है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDR द्वारा तैयार की जाती है। फिर आता है, यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत NCDC द्वारा शुरू की गई है, ना कि वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य सहकारी समिति कॉरपोरेटिव को स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के निर्माण को देना है। यह 19 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई थी। राष्ट्र पेंशन योजना, एनपीएस से संबंधित सही कथन क्या है? एनपीएस से संबंधित सही कथन क्या है? यह एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है। एनपीएस विनिमय पेफेडा पर्सन फंड रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी द्वारा की जाती है। यह 1 जनवरी 2024 को सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्यता, 2009 से सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक है। हाल ही में 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को भी मंजूरी दिया है। मिशन इंद्रधनुष, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया तथा इन्फोसेटिव मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। इसका लक्ष्य 2 वर्षों तक बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण करना था। इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के टीके शामिल हैं। बजट 19-20 में घोषित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या था? श्रम योगी मानधन योजना का असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक को पेंशन देना है। यह खुदरा व्यापारियों के लिए एक अलग योजना पीएम कर्मा योगी मानधन है। PMSYM के तहत 60 वर्ष की आयु तक के 3,000 मासिक पेंशन मिलती है। फिर आता प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितना दिया जाएगा? तो 3,000 रुपये दिया जाएगा। PMSYM योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। 18 से 40 वर्ष के असंगठित श्रमिकों के लिए उनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। एक अंशदायी योजना 50% लाभार्थी और 50% सरकार होगी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP का उद्देश्य ग्रामीण जीवन को सर्वगण्य विकास करना था। इसे स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, कृषि और बुनियादी ढांचे का विकास सभी शामिल थे। या भारत सरकार की सामुदायिक विकास योजना का शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। क्या लिखा है? देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। यह भारत का पहला बड़ा ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, अमेरिका के सहयोग से हुआ था। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या था? जो सामुदायिक विकास आया, सामुदायिक विकास का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक सभी तरह का विकास था। इसमें मानव पूंजी निर्माण, पर्यावरण, समस्त जीवन सभी निहित थे। यह समुदाय की भागीदारी और स्वयं की मदद करने का प्रयास था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? अंत्योदय कार्यक्रम आपका राजस्थान में शुरू हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1977 को हुई थी। इसका उद्देश्य गरीबों को, सबसे गरीब, पूरेस्ट ऑफ द पुअर को उत्थान करना था। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। कौन कौन सी योजना है? तो डी, फिर से करते हैं। फिर सबसे पहले आता है ट्राइसम, अगस्त 1979 को ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए। फिर RLGP 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी योजना। JRY जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1979 को NERP और रेगा का मिला कर दिया। फिर ESA रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 को आया था। जीवित ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो यह उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गाँव के विकास के लिए था। जीवित ग्राम कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा बजट 22-23 में की गई थी। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा, नॉर्दर बॉर्डर के सीमावर्ती गांव में व्यापार विकास करना था। यह पलायन को रोकने, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य किसान को डीजल और केरोसिन की निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों के सौर ऊर्जा को जोड़ना था। पीएम कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना 2019 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को डीजल पंपों और सौर पंपों के बदलना था। इसमें किसानों की लागत घटेगी और अतिरिक्त बिजली बचकर आय भी होगा। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया 2014 का उद्देश्य भारत में वैश्विक विनिर्माण हब बनाना था। इसका उद्देश्य लाल फीताशाही को हटाना, लागत कम करना, उत्पादों में प्रतिस्पर्धा बनाना और रोजगार सृजन शामिल था। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहक नहीं है? तो देखिए, दिए गए विकल्प में मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया या औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। फिर आता निम्नलिखित में से भारत निर्माण का अंग नहीं है। कौन सा भारत निर्माण का अंग नहीं है? तो कृषि आधारित नहीं है। बाकी ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास और ग्रामीण टेलीफोन है। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया था। इसके 6 घटक थे। क्या क्या थे? सिंचाई, सड़क, आवास, जलपूर्ति, विद्युतीकरण, दूरसंचार था। कृषि आधारित उद्योग इसके प्राथमिक लक्ष्य घटक नहीं थे।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है तो सही क्या क्या है? इसका सही देखा जाए, जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण करना, जल भृतों के पुनरुद्धार में वृद्धि करना, जल वर्षा संचय के संरचनाओं का निर्माण करना था। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना PMKSY 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। इसका आदर्श वाक्य था, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। कुओं का निर्माण करना इस योजना का प्रत्यक्ष घटक नहीं था, यह मनरेगा का हिस्सा था। इसमें जल संचय, जल निकाय मरम्मत और सूक्ष्म सिंचाई को जोड़ देना था। असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी? तो वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सरकार ने व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की थी। इसमें वृद्धावस्था सुरक्षा जैसे अटल पेंशन योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना बीमा शामिल थे। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत इसमें कल्याणकारी उपाय को वैधानिक बल मिला था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कौन अव्यय नहीं था? तो प्राथमिक शिक्षा था, प्राथमिक स्वास्थ्य और पोषण था, सड़क परिवहन नहीं था, ग्रामीण सड़क नहीं था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को वर्ष 2000 से 1 के बीच में शुरू की गई। इसके 6 घटक थे: प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल, पोषाहार और ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण सड़क इसका नहीं था क्योंकि इसमें अलग से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में चलाई गई थी। फिर आता किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंस सर्विस का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था। यह 1952 में शुरू की गई थी, जो सामुदायिक विकास क्रम CDP का विस्तार था। इसका उद्देश्य विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और प्रशासनिक ढांचा प्रदान करना था। इसमें कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में? ये देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू हुआ था। इसका प्रारंभिक लक्ष्य चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाना था। अद्यतन बाद में मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलों और तिलहन को भी शामिल कर लिया गया था। कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य क्या था? यह देखिए, मनरेगा का एक से अधिक उद्देश्य सही है क्योंकि मुख्य उद्देश्य का अकुशल श्रमिकों को 100 दिन की रोजगार गारंटी देना था। सहायक उद्देश्य टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण, जल संरक्षण, सूखा राहत, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया था? तो 2020-21 से 23-24 के लिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण फेज 2 2020-21 से 24-25 तक में लागू हुआ। इसका फोकस खुले क्षेत्र में शौच मुक्त ODF की स्थिति को बनाए रखने और ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना था। ODF प्लस के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है गरीबी। UNDP द्वारा विकसित गरीबी क्षमता का माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CPM के बारे में एक और दो। UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से पहला है, CPM स्वास्थ्य और पोषण स्तर में कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण में शामिल है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निष्पक्षता को शामिल किया गया है। UNDP ने 1996 में क्षमता गरीबी माप कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर CPM पेश किया था। बाल कुपोषण, 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चे, महिला निष्पक्षता, प्रजनन स्वास्थ्य और ज्ञान तक की कमी थी। कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रसव सुरक्षित मातृत्व था। इसमें पुरुष निष्पक्षता पेयजल में सीधे तौर पर शामिल नहीं था। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 1920 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी गरीबी के रूप में दर्ज किया गया है? तो वो किया गया हिमाचल प्रदेश में। NFHS 1921 के आंकड़ों पर आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक NPI के अनुसार हिमाचल प्रदेश में गरीबी दर 4.93% से 6% थी। जम्मू और कश्मीर में 4.80 थी, लेकिन यह एक केंद्र शासित प्रदेश UT में प्रश्न पूछा गया था। अब आइए गरीबी टॉपिक से करेंगे। कितना गरीबी? अगला गरीबी के 8 क्वेश्चन है। पहले चलिए, गरीबी रेखा के निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण कराता था? तो ये कराता है अब NSSO कराता था। गरीबी रेखा के निर्धारण का सर्वेक्षण NSSO के द्वारा किया जाता था। NSSO सांख्यिकी कार्यालय के तहत आता था। पूर्व में, अब तो खत्म हो गया है। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन कौन सा सत्य है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 27%। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन होगा, फिर 2022 का है। देखिए, डिटेल पढ़ते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी का अनुपात 21.9 था, ना कि 33% था। सुरेश तेंदुलकर समिति में 21% था। गरीबी रेखा 816 रुपये प्रति माह, 27 रुपये 20 पैसा प्रतिदिन था। और शहरी क्षेत्रों में आपको 1000 रुपये प्रति माह था। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही था? तो गरीबी रेखा के लिए कौन सा सही है? तो 2 और 3। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन। योजना आयोग तेंदुलकर समिति 11-12 के लिए जो सीमाएं तय की, उसमें लगभग 27 रुपये ग्रामीण और 33 रुपये शहरी क्षेत्र है। ग्रामीण के लिए 27 है।
सापेक्ष निर्भरता का अर्थ क्या होता है? आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष निर्भरता का राज्य की आर्थिक असमानता इकोनॉमिक इक्वलिटी को दर्शाता है। यह विभिन्न आय वर्गों के बीच तुलनात्मक अंतर को मापती है। इसे मापने के लिए लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग करते हैं। इनमें से किसने गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह पर विचार दिया था? तो वो दिया था मोहम्मद यूनस ने। स्वयं सहायता समूह एसएचजी को माइक्रो फाइनेंस का विचार बांग्लादेश में नोबेल शांति विजेता मोहम्मद यूनस ने दिया था। या ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी। यह मॉडल गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण पर एक सशक्त माध्यम था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किस इन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो वो कहाँ करते हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में करते हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत में सर्वाधिक गरीब राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा रहे हैं। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे गरीब राज्य में बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आता है। इन राज्यों की जनसंख्या बड़ा है और गरीबी सघनता अधिक है। अब हम लोग करेंगे वैश्विक क्षेत्र के लेकर तीसरा टॉपिक हमारा शुरू होता है। अब इसमें हम लोग वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 16 क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है वैश्वीकरण और भारत में इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन कौन सा सत्य है ये देखिए। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार हुआ। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा। देखिए क्या कहता है, भारत के वैश्वीकरण के बाद निर्यात और आयात दोनों बढ़े हैं, लेकिन व्यापार घाटा भी बना है। इसका अर्थ है कि आयात अक्सर निर्यात से अधिक रहे हैं, तो निर्यात की वृद्धि आयात की वृद्धि से अधिक है। और वैश्वीकरण निश्चित ही व्यापार का विस्तार एफडीआई के प्रभाव में वृद्धि करता है। भारत सरकार 2020-21 के बजट की एक नई योजना निविर्क को घोषित की थी। अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र में कोई योजना को लाभान्वित होगा? तो निर्यात क्षेत्र के लिए था। निर्यात ऋण विकास योजना निर्यात क्षेत्र एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए था। इसका उद्देश्य निर्यातकों को ऋण उपलब्ध आसान बनाना और बीमा कवर बढ़ाना था। यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की पहल थी। 2023 के वैश्विक सेवाओं में निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश में भारत का सबसे अधिक हिस्सेदारी थी? तो वो था आयरलैंड में। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं में निर्यात में आयरलैंड 5.1% की हिस्सेदारी, भारत में 4.4% से अधिक था। भारत का 7वां स्थान, आयरलैंड का स्थान सबसे ऊपर 4 और 5 था। अमेरिका और यूके शीर्ष निर्यातक है। भारत में रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर अप्रैल मई में 2019 से 18 में उसी समतुल्य में घटी है, तो 8.5% का। प्रश्न अभी देखा जाए तो अप्रैल नवंबर 2025 में रत्न आभूषण के निर्यात में मामूली वृद्धि 0.7% की दर्ज किया गया है। देश के विभिन्न घटकों में देखने में भारत की विदेशी यात्रा अनैतिक दृष्टि से किसके समान मानी जाती है? तो किसके समान मानी जाती है? निर्यात के समान। विदेशी पर्यटकों का भारत आना आर्थिक दृष्टि से निर्यात एक्सपोर्ट माना जाता है। इसका उद्देश्य इंडिविजुअल एक्सपोर्ट कहते हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा भारत आती है जो सामान बाहर भेजने पर आती थी। पर्यटन सेवा क्षेत्र में निर्यात का हिस्सा है। भारत ने वर्ष 2000 से 2003 के भुगतान संतुलन के चालू खाते के धनात्मक रिकॉर्ड प्राप्त किया था। इसके लिए निम्नलिखित में से किसके संभव संख्या माना जाता है? तो वो माना जाता है सुदृढ़ सॉफ्टवेयर का निर्यात, रेमेटिस का सुदृढ़ और आयात का निश्चितीकरण। 2001 से 2 के बीच में 3 से 4 के दौरान भारत में चालू खाता करंट अकाउंट अधिशेष सरप्लस में था। इसका कारण थे सॉफ्टवेयर सेवाओं का बढ़ता निर्यात, प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन और आयात की धीमी प्रवृत्ति। सामान्य भारत में चालू खाता घाटा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर 24-25 के दौरान भारत में निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में शामिल नहीं है? तो कौन कौन है? बासमती चावल नहीं था, बाकी पेट्रोल उत्पाद, लोहा इस्पात था। क्या कहते हैं देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद भारत की शीर्ष निर्यात वस्तु है। लोहा और इस्पात भी शीर्ष 10 में आता है, पर बासमती चावल यद्यपि एक महत्वपूर्ण कृषि निर्यात है, लेकिन यह समग्र माल निर्यात में शीर्ष 10 में शामिल नहीं है। भारत में निर्यात इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आभूषण का दबदबा है। भारतीय वस्तु वर्गीकरण के समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा कितना है? तो 1.7% है। 2018 के वार्षिक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1.7% है। 23-24 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक माल निर्यातक में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.8% है। सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी काफ़ी बेहतर है, 4.4%। भारत में अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके 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 निर्यात में कमाता है?
भारत में अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो हम लोग किसका निर्यात करते हैं अधिकतम के रूप में? हम लोग कपड़ा का निर्यात अधिकतम करते हैं। दिए गए विकल्पों में कपड़ा होता 2014 का ये क्वेश्चन है। पर हालांकि अभी अब पेट्रोलियम उत्पाद और इंजीनियरिंग उत्पाद शीर्ष पर है। देखिए, ये 2014 में जब क्वेश्चन पूछा उसमें कपड़ा था, अभी पेट्रोलियम उत्पाद और इंजीनियरिंग शीर्ष पर आ गए हैं। भारत में निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? तो चावल भी है। पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। निम्नलिखित में से कितने वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल रहा है? तो 72, 73 से 76, 77 तक था, संतुलित था। देखिए, 2014 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो 72, 73 और 76, 77 में था। स्वतंत्रता के बाद केवल 2 वित्त वर्ष 72, 73 और 76, 77 में भारत का व्यापार संतुलन ट्रेड बैलेंस धनात्मक था। दोनों वर्षों में भारत का व्यापार संतुलन घाटे में था और अन्य सभी वर्षों में, दोनों वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? प्रथम विश्व युद्ध ने तो कैसे किया? तो निर्यात की कमी के कारण व्यापार का घाटा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक व्यापार को बाधित किया और से भारत के निर्यात में कमी आई थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत में व्यापार घाटा का सामना करना पड़ा था। युद्ध के कारण शिपिंग और मांग का परिवर्तन उत्पन्न हुआ था। 2001 से 2 तथा वर्ष 2002-3 के दौरान भारत में कृषि व्यापार के संबंध में कथनों का बताइए क्या होगा? ठीक है, प्रश्न के आंकड़े विसंगति है। भारत में कृषि आयात खाद्य तेलों का हिस्सा 50% से अधिक है। कृषि निर्यात कुल निर्यात का 11 से 13% है। जो कृषि निर्यात करते हैं ना हम लोग, कुल निर्यात का 11 से 13% है, जबकि समुद्री उत्पाद मेरीन प्रोडक्ट कृषि निर्यात के सबसे बड़ा हिस्सा है। अब आता है वर्ष 2019-20 में कौन सा देश भारत में सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर आता है 2017 में मांस और मांस उत्पादन में निर्यात में कितने परसेंट हिस्सेदारी? 2017 में तो 3% था। अद्यतन आंकड़े 2023 के अनुसार भारत मांस निर्यात में वैश्विक हिस्सेदारी 2% था। भैंस का मांस बफेलो मीट का एक प्रमुख निर्यात है। भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो हमारा आता है जापान से द्विपक्षीय सहायता। जापान भारत का द्विपक्षीय विदेशी सहायता बैटल एड देने वाला सबसे बड़ा देश है। यह सहायता मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा परियोजना जैसे कि मेट्रो, बुलेट ट्रेन, सॉफ्ट लोन के रूप में मिलती है। 2002-3 के बाद जापान शीर्ष बना हुआ है। अब आता है विदेशी विनिमय एफडीआई और विदेशी ऋण। इसका 10 क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में अप्रैल से सितंबर तक 2022 तक उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुई है? तो वो हुआ है कर्नाटक से। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि में कर्नाटक एफडीआई प्राप्त करने वाला शीर्ष पर है। अद्यतन 24-25 में वर्तमान में महाराष्ट्र एफडीआई इक्विटी प्रवाह के शीर्ष स्थान पर है। बाद में कर्नाटक, गुजरात का स्थान आता था। आर्थिक सर्वेक्षण 23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो कौन करता है? तो वो करता है केवल 4। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति का ना इसमें कमी आई थी। देखिए क्या लिख रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति ग्लोबल हैंडराविडन के कारण एफडीआई सुस्ती कमी देखी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मंदी इसका एक प्रमुख कारण था। अद्यतन वित्त वर्ष 2025 में पुनः सुधार देखे हैं। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के अंतिम स्थान पर 11.98 था, 2022 का है। भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार ये माना था। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद। 24-25 में भुगतान संतुलन में अधिशेष घाटा था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 18-19 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य कितना था? 18-19 के अनुसार ये 18-19 में 4,12,871 मिलियन डॉलर था। अभी 2025 में 696 बिलियन डॉलर हो गया। कितना हुआ है? 696 बिलियन डॉलर 2025 तक में था। फिर आता है वित्त वर्ष 18-19 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो 28 लाख करोड़ रुपए था, अभी 696 करोड़ रुपए है। भारत में निम्नलिखित में से विनिमय दर व्यवस्था लागू होती है? किसमें विनिमय दर है? तो मैजेंट फ्लॉट में है। भारत वर्ष में कौन सा विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो मैजेंट फ्लॉट में लागू है। भारत में प्रतिबंधित तैरती मैग्नेट फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली लागू, इसे तकनीकी रूप से डटी फ्लॉट भी कहा जाता है। इसमें विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन अधिक उतार चढ़ाव देखने के लिए आरबीआई हस्तक्षेप करता है। फिर आता है विदेशी मुद्रा किसमें त्वरित प्रयास की प्रवृत्ति होती है, वह क्या कहलाती है? तो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। या विदेशी मुद्रा जिसमें लाभ कमाने के लिए एक देश दूसरे देश को शीघ्र पलायन फ्लाइट की प्रवृत्ति होती है, उसे गर्म मुद्रा हॉट मनी कहते हैं। एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेश सबसे अच्छा उदाहरण है। यह अल्पकालिक ब्याज दरों
के और विनिमय दरों की संभावनाओं को प्रभावित करता है। फिर आता है गरीबी। गरीबी को निर्धारण के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण कराता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण कराता है? तो वो कौन कराता था? एनएसएसओ कराता था। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए एनएसएसओ सर्वेक्षण कराता था। एनएसएसओ कार्यालय द्वारा एनएसएसओ के सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है यह सर्वेक्षण करता। ठीक है। एनएसओ के 68वें दौर में गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपने भारत में गरीबी का अनुपात 21.9% था, जो 33 था। ग्रामीण रेखा में 816 ही हो गया। भारत में योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन गरीबी रेखा में सही है? तो कौन सा सही था? तो योजना आयोग तेंदुलकर समिति 11-12 के लिए जो समय सीमा तय की वो 27 रुपये ग्रामीण और 33 रुपये शहरी क्षेत्र था। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है? तो आर्थिक असमानता। सापेक्ष निर्धनता समाज की आर्थिक असमानताओं को दर्शाती है। विभिन्न आय वर्गों के बीच तुलनात्मक अंतर को स्पष्ट करती है। इसके मापन क्या? और लॉरेंज लक और गिनी गुणांक। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभुत्व अस्त्र के रूप में शस्त्र सेवा का विचार दिया था? तो किसने दिया था? मोहम्मद यूनस ने दिया था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में रहते हैं? लगता है ये, एक मिनट, भारत में विदेशी निवेश आता है तो सेवा क्षेत्र में आता है। रिपीट है क्या? नहीं। भारत में अधिकतर निर्यात आयात व्यापार के संबंध में कथनों पर मनन कीजिए। अब होगा हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसके सदस्य देशों को विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान प्रदान किए जाते हैं। G15 क्या है? तो G15 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1979 में गुटन निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच परस्पर सहयोग, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाना था। किन देशों ने एक ही देश में G8 समूह में शामिल नहीं है? तो स्पेन नहीं है, G8 समूह में नहीं है। G8 अब G7 सदस्य बन चुका है। G7 में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान आता है। रूस 1998 में G8 बनाया गया था, लेकिन क्रीमिया विवाद के बाद उसे निलंबित कर दिया गया। आसियान संबंधित है। आसियान किसके लिए है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन है। आसियान का पूर्ण नाम है साउथ दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघों का है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। भारतीय विकास फोरम आईडीएफ की पहले जाना जाता था। आईडीएफ पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय विकास फोरम, इंडियन डेवलपमेंट फोरम, आईडीएफ को पहले एड इंडिया कॉर्सेटेरिया के नाम से जाना जाता था। यह भारत में विदेशी सहायता प्रदान करने वाले देशों और संस्थाओं का समूह है। सपाटा का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ प्रिफरेंशियल एंड एग्रीमेंट है। साफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ सार्क प्रिफरेंस एंड एग्रीमेंट है। साफ्टा का पूर्ण रूप होता है सार्क प्रेफरेंस ट्रेडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, जो 7 दिसंबर 1995 से प्रभावी है। सार्क की प्राथमिकता व्यापार समझौता साफ्टा के औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 7 दिसंबर 1995 को हुआ था। साफ्टा का औपचारिक उद्घाटन और प्रभाव 7 दिसंबर 1995 से। इस पर हस्ताक्षर 11 अप्रैल 1993 को ढाका के शिखर सम्मेलन में हुआ था। बाद में 2006 को इसको साफ्टा ले लिया गया। फिर आता है SEZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? SEZ अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो आंतरिक आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार का निर्माण करना। विशेष आर्थिक क्षेत्र 2005 का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन का और घरेलू विदेशी निवेशों को बढ़ावा देना। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। एपेक का होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना 1979 में हुआ था। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और कई सदस्य इसके देश है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है। चीन और म्यांमार दोनों ही सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क के 8 सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान है। चीन और म्यांमार केवल पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो प्रश्न 1997-98 में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं था। 2017-7 में अफगानिस्तान शामिल हो गया था। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक के संबंधित नहीं है? तो IFC है, IBRD है, IDA पर ADB नहीं है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक विश्व बैंक के समूह का हिस्सा नहीं है, अलग क्षेत्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। विश्व बैंक में 5 संस्थाएं आती है,
IBRD, IDA, IFC, IMIGA और ICSID है। WTO अस्तित्व में आया था जनवरी 1995 को। देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था। यह गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का स्थान लिया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के 3 स्तंभ माने जाते हैं: विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन। WTO को व्यापार नियमों का विनियमन करता है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। WTO की स्थापना के समय गैट के महानिर्देशक पीटर सदरलैंड को ही WTO का पहला कार्यवाहक महानिर्देशक बनाया गया। विधिवत निर्वाचित प्रथम निर्देशक रोनाल्डो एरगिरो थे। फिर आता है AIIF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मोरक्को में है। IAAF अब वर्ल्ड एथलीट का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। यह एथलीटों के ट्रैक एंड फील्ड के वैश्विक शासी निकाय है। कहाँ पर है? तो मोनाको में है। ठीक है। PCRA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेट्रोलियम संरक्षण सहयोग संघ है। पेरा का पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम अनुसंधान संघ है। या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। इसका कार्य ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा को जागरूकता फैलाना है। अब हम लोग सांख्यिकी के जनसंख्या के 24 क्वेश्चन को करेंगे। भारत की जनसंख्या वृद्धि के किस वर्ष महान विभाजक कहते हैं? तो 1921 को कहते हैं। इसके बाद आता भारत में कुल जनसंख्या कितनी है? तो लगभग में 121 करोड़ है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2001 के अनुसार, अभी तो बदल गया, 2011 की जनसंख्या के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनगणना 2011 में किस राज्य में एक ही जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार में है। यहाँ पर आपको जनसंख्या बिहार में 1106 लोग मिलेगा, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860 लोग मिलेगा, सबसे कम अरुणाचल में 17 लोग मिलेंगे। कौन सा राज्य अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ पर? अनुसूचित जाति माने एससी की संख्या सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में मिलेगा, 4 करोड़ लोग। पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ लोग हैं। इसके बाद आता है शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर क्या है? तो प्रति 1000 जीवित जन्मों में अपने पहले जन्म से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष से कम आयु में अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले शिशुओं की मृत्यु की संख्या को कहते हैं, या किसी भी देश के क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति को महत्वपूर्ण संकेतक है। भारत में शिशु मृत्यु दर 28 है अभी, और मध्य प्रदेश में 43 है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो यह है 1000 में 1 वर्ष से पहले जो डेथ कर जाता है। ठीक है। शिशु मृत्यु दर के कौन सा कथन पे विचार कीजिए? शिशु मृत्यु दर पे D 2 और 3 क्या है? भारत में 2050 में शिशु मृत्यु दर 179 था, जो 2019 में आते आते 30 तक पहुंच गया था। ठीक है। 1991 से 2001 की साक्षरता दर कितना वृद्धि हुआ? तो आपका 12% का वृद्धि हुआ है। 1991 में 52% था, जो 2001 में 64% हुआ, और 2011 में ये आपका 73% चल गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो आपका 65% महिला साक्षरता दर है। कितना परसेंट है? 65%। 2011 की जनगणना के फोटो उंगली के निशान में आंख की पुतली चित्रण के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो जनसंख्या रजिस्ट्रार NPR के आधार पर फोटो, बायोमेट्रिक डाटा, उंगली निशान, आइरिस लेने की न्यूनतम आयु 5 वर्ष थी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बायोमेट्रिक लेना नहीं जाता था जिनके माता पिता के साथ लिंक हो। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1991 में हम लोग मात्र 84 करोड़ थे, 2011 में 121 करोड़ हो गए हैं। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितना था? तो ये हम लोग का कितना था? तो कोई नहीं, हमारा 1991 में 28% था, 2011 में 17% आ गए थे। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो कमी का रुख दिखाती है। इसके बाद आता है 1971 से 81 की तुलना में 81 से 91 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि के दर सीमांत क्या हुआ है? तो घट गया है। 1971 से 81 में हमारा 24% था, जो 81 से 91 में 23% का वृद्धि हुआ। फिर आता है ये 1999 का क्वेश्चन इसी का। जनसांख्यिकी के लिए लिंगानुपात के संदर्भ में प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात को कहते हैं
किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो तुम्हारा कहाँ पर है? तो बिहार में आपको अधिकतम जनसंख्या घनत्व मिलेगा। प्रश्न में पश्चिम बंगाल 903 है। वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 और पश्चिम बंगाल का 1028 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो किस राज्य में? तो ये बिहार में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल शीर्ष पर था, पर अभी बिहार शीर्ष पर है। 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो आपको मिलेगा केरल में मिलेगा। 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर 2011 में केरल की साक्षरता 94% थी। 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर कितनी है? तो 30 व्यक्ति प्रति हजार है। 91 में 30 व्यक्ति था। वही 2000 भारत में जन्म दर घटकर 18 आ गया था और बिहार में भी 25% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत देखी गई है? तो साक्षरता दर आपको जैन में मिलेगी। आपको जैन में 94%, वही ईसाई में आपको 84%, बौद्ध में 81, सिख में 75, हिंदू में 73, मुस्लिम में 68 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है? तो कौन सी है? अनुसूचित जनजाति आपको भील जनजाति मिलेगी। 2011 के अनुसार भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गौंड जनसंख्या में दूसरे भील राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में आदिवासी आबादी प्रतिशत में कुल आबादी की तुलना में अधिक है? तो मिजोरम में है। मिजोरम में एसटी जो है वो 94% तक है। नागालैंड में 85, मेघालय में 86, अरुणाचल में 68 है। लक्षद्वीप में 94% है। भारत के अब अगला लास्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का। भारत और किस राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जाति अनुसूचित जाति प्रतिशत जनसंख्या के कुल जनसंख्या में सबसे अधिक कहाँ पर है? तो पंजाब और लक्षद्वीप में है। अनुसूचित जाति 80 प्रतिशत के आधार पर पंजाब में 31% है, जबकि लक्षद्वीप में 94%, तो वहाँ पे एसटी है 94%। लक्षद्वीप में 94% आपको एसटी मिलेगा। मिजोरम में 94, विकल्प में लक्षद्वीप 91 और 94% है। मिजोरम में भी 94 है। अब आ जाइए नगरीकरण के 4 क्वेश्चन। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या राज्य में कौन है? तो महाराष्ट्र आता है। वही आता है जहाँ पे 55। कौन सी नगरीकरण सर्वाधिक हुआ है? तो गोवा में सर्वाधिक हुआ नगरीकरण 62% है। तमिलनाडु में 48% है। मिजोरम में 51% आता है और महाराष्ट्र में 45% है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा शहर है? तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको कोलकाता में मिलेगी। कोलकाता में 1.41 करोड़ लोग रहते हैं। भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना के बराबर है? तो 25% है। 91 में 25% है। 11 में वो अब 31% हो गया है। अब जाइए जनसंख्या में 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय हमारा कितना था? तो 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या का अनुमान गिलक्रांत 2 मिलियन, मैकेंट 4 और थे में 110 मिलियन थे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो अभी भारत है। ठीक है, आता है 2018 के अनुसार विश्व में निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक आबादी रहती है? तो वहाँ पे आपका संयुक्त अरब अमीरात। किस देश में, विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी रहती है? तो यूएई में भी सबसे अधिक आबादी मिलेगा 3.5 मिलियन, मतलब 35 लाख लोग आपको यूएई में मिलेगा। कि अब आइए अगला संगठन विविध है, जो लास्ट का 32 क्वेश्चन। किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र आवास शहरी मामलों में मंत्रालय के साथ संयुक्त राष्ट्र नवाचार ट्रैक डिजिटल ब्लूप्रिंट को प्रकाशित किया है? तो राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान ने किया है। ठीक है, फिर आता है नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दिया गया है? तो समीर समूह को दिया गया है। इसके बाद है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का विनिवेश करना। वैश्वीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था में विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना है। आयात में कमी, लाइसेंसिंग का उन्मूलन, एफडीआई प्रभाव को देना है। पर सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश में निजीकरण का अंग वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष अंग नहीं होता है। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड होता है। ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड हो निर्यात प्रोत्साहन योजना या योजना के तहत निर्यातक उत्पादन में पूंजीगत वस्तुएं, मशीनी सीमा शुल्क आयात करने की अनुमति मिलती है। इसका उद्देश्य भारत में वस्तु और सेवाओं के निर्यात को प्रतिस्पर्धा बनाना है। रुपए की परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? तो रुपए के अन्य मुख्य मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में मुक्त रूप से परिवर्तन करने की देने की अनुमति करना। रुपए की परिवर्तन का अर्थ रुपए की विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्राओं के रूप में बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप में बदलने की स्वतंत्रता होती है। भारत में रुपया चालू खाते करंट अकाउंट के पूर्ण रूप से परिवर्तनीय अगस्त 1994 में हुआ है। पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट अभी भी आंशिक रूप से नियंत्रण में है, जिसका पूर्ण नियंत्रण
तारकोपी समिति 1997 से 6 में गठित हुआ था। किस वर्ष भारतीय रुपए के महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में 2 बार, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को अवमूल्यन किया गया था। 2 बार अवमूल्यन कब हुआ था? 1991 में, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को। भारतीय रुपए का विनिमय दर निर्धारित होता है, तो विनिमय दर किससे निर्धारित होता है? 1993 में भारतीय रुपए का विनिमय दर बाजार मांग और आपूर्ति मार्केट फोर्स के आधार पर निर्धारित किया गया। कब किया गया? 1993 में। 1975 से 92 तक मुद्राओं के बास्केट के आधार पर निर्धारित होता था। 1993 के बाद यह बाजार पर आधारित है। वर्तमान मुद्रा का ग्रहण किया जाता है चालू खाता के पूर्ण विनिमयता से। वर्तमान में चालू खाते के पूर्ण विनिमयता 1994-95 में सरकार स्वीकारा कि IMF के अनुच्छेद 8 के तहत पूंजी खाते में रुपया कभी भी केवल आंशिक रूप से परिवर्तन होगा। किस इकाई में मूल्य कागज पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो HDR को पेपर गोल्ड के रूप में जानते हैं। HDR को कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड कहते हैं। 1969 में बनाया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय तरलता बढ़ाई जा सके। शब्द संक्षेप TRIMS का क्या इससे बना है? तो TRIMS का मतलब होता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैसेज रूल। यह विश्व व्यापार WTO के समझौता है। हुडुको का अर्थ क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। हुडुको का पूर्ण रूप हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी संस्था है। नीति आयोग ने HDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो केरल ने किया है। नीति आयोग ने HDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केरल और उत्तराखंड के संयुक्त क्षेत्र में 79 स्थान प्राप्त किया था। बिहार 57 स्थान मिला था। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा? तो वो सिंगापुर है, कैपिटल में प्रथम स्थान पर था। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बोलता है? 1-3 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया था और BNS 26 संकेतों पर आधारित है। फिर आता है आपका भारत में गांव से लेकर नगर तक के प्रवास के लिए किस कारण से है? तो शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 17-18 से 22-23 में महिला श्रम बाल भागी दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 23 से लेकर 37% तक। PLFS के आंकड़ों के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर 23% से 37% हो गया है। वित्त वर्ष 18-19 में भारत में कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंचने वाला उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया है? तो कितना पाया गया है? 96.1% ग्रामीण परिवार के पास शौचालय की सुविधा थी। अर्थव्यवस्था की आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र के चर पर प्रभावित है? तो किससे प्रभावित है? अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति की सभी प्रमुख समष्टि चरों पर प्रभावित होती है। ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति बढ़ने पर ब्याज दर कम होती है। मूल्य स्तर, अधिक मूल्य आपूर्ति में मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। रोजगार उत्पादन, अल्प अवधि में रोजगार बढ़ जाता है, जो कि स्वाभाविक है। भारत का अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 में 1 जुलाई 2005 से लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य काले धन, ब्लैक मनी को सफेद करने की प्रक्रिया को रोकना, ऐसी संपत्ति को जब्त करना था। यह ED द्वारा कानून लागू होता है। कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? तो केवल एक बीमा वर्ष बीमा भारतीय बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है, बीमा वर्ष को संचालित है। फिर आता निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो वो है साक्षरता का उपागम। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध साक्षरता उपागम से। इनके अनुसार विकास का अर्थ लोगों की साक्षरता, स्वतंत्रता का विरासत है, ना कि केवल आय बढ़ाना है। यह 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। स्तंभ 1 और 2 को मिलाना, चलिए इधर डाट मिलाते हैं। ओपन जनरल लाइसेंस OGL विदेशी व्यापार आयात निर्यात संबंधित है। ट्राइसम ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति महंगाई को मापने के लिए। नकदी रिजर्व CRR RBI के मुद्रा शाख नियंत्रण के लिए। हाल ही में डीजल की कीमतों में बढ़ाई गई थी, क्यों कि डीजल की कीमतें बढ़ाई गई थी? 1999 क्वेश्चन हटाइए। एक्सिम बैंक 1982 में बना था। IDBI 1964 में, ICCI 1955 में और BIF 1987 में बना था। फिर आता है आपका ये वाला राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में आई थी। समुद्री मत्स्य नीति 2004 में, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में और 7वां वित्त आयोग 1978 में हुआ था। 7वां वित्त आयोग 1978 में हुआ था। आइए फिर सूची को मिलाते हैं। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए है। श्री रंगराजन समिति गरीबी माप की समीक्षा के लिए।
पारीख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए था। नई मुद्रा यूरो कब प्रारंभ हुआ था? 1999 में प्रारंभ हुआ। 1 जनवरी 1999 यूरो अस्तित्व में आया और नोट और सिक्के 1 जनवरी 2002 से चलन में शुरू हो गए थे। यूरोपीय संघ 20 देशों में यूरोजोन का आधिकारिक मुद्रा है। पूरा ग्रामीण क्षेत्र किसका था? तो एपीजे अब्दुल कलाम का विचार था। अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था यह पुरस्कार। कौन सा OIR कार्ड के संबंधित होता है? तो इसमें बांग्लादेश के पाकिस्तानी शामिल नहीं होते हैं। PIO पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन योजना कार्ड OCI ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया को विलय हो चुका है। भारतीय मूल के विदेशियों को दिया जाता है। गलत है। PCI कार्ड वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। पाकिस्तान बांग्लादेश नागरिक इसके पात्र नहीं है। लास्ट में आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी सरकारी योजना थी? तो विद्यालय में शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए था। UPI का विस्तृत रूप क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। फिर आता है CGI का CGTIM का पूर्ण रूप क्या है? तो क्रेडिट ग्रांट ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, CTGT का। फिर आता है इसका, चलिए इस तरह करके हमारा वीडियो खत्म हो गया। जल्दी मिलेंगे हम लोग आगे के चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।